यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए थे, काफी ज्यादा बच्चों को या काफी ज्यादा लोगों को लग रहा है कि जो एग्जाम था उसका पैटर्न टफ था। अब बात आती है पैटर्न क्या था क्या नहीं था, तो उसके लिए हम ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो लेट्स यू नो सीक एनालिसिस करते हैं पेपर की कि कल क्या था, हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और आने वाले टाइम पे जो बच्चे यूपीएससी को टारगेट करेंगे तो उनको क्या चीजें लेके चलना है। तो एक आप लोगों को टेबल दिख रहा होगा ऑनलाइन, सबको दिखाई दे रहा है टेबल ऑनलाइन, ऑफलाइन दिख रहा है सबको? यस और नो? अगर हम टेबल की बात करें, अगेन गाइस, सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं? सामने देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? अगर आप ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर को ऑल टुगेदर लेके चलो तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 3 और 1 4, 24 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। हाउ मेनी सचिन, कितने? 24। अगर आप लोग हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करो, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करूं गाइस, तो आप ऑल टुगेदरली इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं? अराउंड 16। पुराने से भी आप लोग कंपेयर करते जाना, 2024 में 16 क्वेश्चन आए थे, 25 में 11 क्वेश्चन आ रहे हैं किसके? आपके इन्वायरमेंट के। 16 क्वेश्चन आए थे 2000 ज्योग्राफी के 2024 में, और 13 क्वेश्चन आए 2025 में। लेकिन ऑल टुगेदर अगर मैं इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 24 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। अगर आप देखोगे व्हाट वी कॉल दैट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, अराउंड 16 क्वेश्चंस आए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 4 ज्यादा है। पॉलिटी गवर्नेंस की बात करें तो गाइस पॉलिटी के क्वेश्चन जो है इस बार 14 क्वेश्चन आए थे कंपेयर टू द लास्ट, 2 क्वेश्चन कम हुए हैं। और बाकी देख लो आईआर, एज यू नो 5 अर्लियर पहले भी 5 क्वेश्चन थे और उसके बाद भी 5 क्वेश्चन आए हैं। और आईआर भी आज की डेट में इस बार अगर देखो तो इसका काफी करंट अफेयर में या बाकी चीजों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भी डिस्कस करते हैं। साइंस एंड टेक की बात करें, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर साइंस एंड टेक? 14 क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस एंड टेक। और आज डिस्कस करेंगे गाइस जो हम लोगों ने क्लास में कवर किया, क्या वो सारा ऑथेंटिक हमने पढ़ा कि उसमें कुछ मिस किया? तो जिन बच्चों को जिन्होंने अभी भी क्लासेस मिस की हैं, जो रेगुलर पैटर्न पे जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाए हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगा। मैं उन बच्चों के साथ स्पेशली डिस्कस करूंगा जिन बच्चों ने मेरी साइंस एंड टेक की क्लासेस लगाई है, इन्वायरमेंट की लगाई है, ज्योग्राफी की, तो हम कितनी चीजें रिलेट कर सकते हैं जो हमने पढ़ी है। यस और नो? बिकॉज जिन बच्चों ने बीच में पैटर्न छोड़ा हुआ है तो उनको मैं क्या ही बोलूं, बिकॉज एट देन अगर आप रेगुलर पैटर्न पे नहीं हो तो आई डोंट नो हाउ यू विल सर्वाइव इन दैट। तो इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर मैं बात करूं, 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आउट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इकोनॉमी। और इकोनॉमी कैसी पूछी है वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट मिसलिनियस टॉपिक्स, पर्सनल सपोर्ट एंड अवार्ड्स के रिलेटेड कोई 4 क्वेश्चन आए थे, एंड दिस स्पॉन्सर ओवरऑल अराउंड 100 क्वेश्चन। समझ लगी कितने? अभिषेक समझ आ रही है? नीरज, सुनैना, जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं हमारे, समझ आ रही? तो ये जो कल यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ गाइस, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ, कौन सा वाला? 2025 वाला, ये उसका आप लोगों ने एनालिसिस देख लिया। कितने क्वेश्चन कहां से आए ये मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लेना। अब बात आती है रीजनिंग की, बात करते हैं, सॉरी सीसेट की बात करते हैं। अगर हम सीसेट की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट सीसेट, तो अब सीसेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कंप्रीहेंशन 29 क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन से आए हैं, अप्रोक्सीमेटली 29। रीजनिंग के अराउंड 17 क्वेश्चंस आए हैं, और एप्टीट्यूड के 34 क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइस अगर मैं सीसेट का, मैंने जो पेपर देखा है अभी लड़के ने हमें मॉर्निंग में जो दिखाया, तो मुझे लगता है कि सीसेट वाज ए बिट यू नो एक हायर नोट पे था। इट वाज नॉट वेरी इजी, ठीक है, नॉट इवन मॉडरेट, मॉडरेट से ज्यादा ही था, तो आई विल कंसीडर इट इन ए टफ कैटेगरी। तो सीसेट हैवी था, बट एट देन हमें क्वालिफाई करना होता सीसेट। बट अगेन आई डोंट नो यूपीएससी जब ये क्वालिफाई करता है तो उसको इतना हेक्टिक या टफ बनाने की जरूरत क्या है? तो आई डोंट नो हम क्या बनाना चाहते हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी कंडक्ट करता है, अगर टफ है तो सबके लिए टफ होगा, तो एक प्रॉपर पैटर्न है। अब बात गाइस आती है, ये सबको पेपर दिख रहा है ऑनलाइन? ऑनलाइन सब बच्चों को क्या ये पेपर क्लियर है? ये फोटो लिए गए हैं गाइस, तो मैं उसी के थ्रू आप लोगों को ये बताऊंगा। आई विश आप लोगों को क्लियर होगा, अगर नहीं है तो मुझे बता दो। पढ़ा जा रहा अभिषेक ऑनलाइन? सुनैना, नीरज,
अगेन गाइस कुछ क्वेश्चन मैं कवर नहीं करूंगा, मैं इसमें साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को ही मैं देखता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री पोर्शन क्या है वो संदीपन सर आप लोगों से डिस्कस करेंगे, तो मैं स्टिक रहूंगा जो हमारे क्वेश्चंस किसके रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, अगेन हिस्ट्री का पार्ट है तो कहीं ना कहीं संदीपन सर विल टेल यू। 6 क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स? अब ये गाइस क्वेश्चन, आई नो इट्स नॉट इजी। ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी आप लोगों को पूछता है तो दैट इज नॉट एन इजी टू डू, नो डाउट। बट क्या ये नोट्स में है? तो जिसने मेरा ज्योग्राफी को मॉड्यूल लिया था, जो मैंने आपको इतना मोटा सा मॉड्यूल दिया था, जो पूरा जिसमें सारे मेरे डिस्कस किए हुए हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर जो है सेक्शन जो है उसके बारे में बात करता है। और अगर मैं बताऊं आप लोगों ने, आई डोंट नो उसको कितना प्रॉपरली देखा है नहीं देखा है, तो मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे ज्यादा आपको पता है किसके क्लाइमेट है? अब बात आती है जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें देयर कैन बी इश्यूज रिलेटेड टू द आंसर की। कहां पर इशू आ सकता है? आप देखो गाइस, अब यूके की बात की है, एक सेकंड मैं वर्ल्ड मैप ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों में एक अच्छा रिव्यू दे पाऊं। अगर मुझे आज की डेट में कोई कभी क्वेश्चन आए वाला, सामने देखो गाइस, कहने को यूके तो इतना सा यूके है, लेकिन उन्होंने यहां पर मेंशन नहीं किया कि यूके सिर्फ इस यूके की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल यूके की जितनी टेरिटरीज है। आपको ना यूके के टेरिटरीज यहां पर भी हैं, डोमिनिकन, सेंट ल्यूशिया, या अलग अलग जितने भी प्लेसेस हैं, यहां पर भी देखोगे ये जो आप लोगों को फॉकलैंड आइलैंड है ये भी यूके की टेरिटरी है। अर्जेंटीना क्लेम करता है बट यूके की टेरिटरी है। अब अगर आप बोले कि सर यूके की टेरिटरी तो यहां पर भी है, तो फिर तो बड़े ज्यादा टाइम जोन्स हैं। लेकिन क्या वो स्पेसिफिक यूके पूछ रहे हैं कि उसके साथ वाली टेरिटरीज भी? बिकॉज आपको पता यूके ने पूरी दुनिया को मोस्टली मैनी कंट्रीज जो थी किसी टाइम पे उसकी कलोनियलिज्म का पार्ट था, उसकी कलोनी कलोनी थी किस्म की। इंडिया वाज वन ऑफ द कलोनी ऑफ व्हाट वी कॉल दैट यूके। से यस और नो? अब बात आती है कि किस टाइम जोन की जो पूछ रहे हैं वो सिर्फ इस यूके की बात हो रही है इसकी, तो देयर कैन बी इशू इन द आंसर राइटिंग। बट अगर मैं यूके का ओवरऑल बताऊं सारा कुछ मिला के, तो जितने ऑप्शंस दिए हैं, कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ जल्दी? अगर हम यूके के ऑप्शन देखें, कहां पर था? तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे अराउंड यूके हैज, अगर मैं सारी टेरिटरीज को काउंट करूं तो 11 टाइम जोन्स। ऑस्ट्रेलिया के पास 9 टाइम जोन्स हैं। समझ लगी कि नहीं? न्यूजीलैंड के पास 5 टाइम जोन्स हैं। न्यूजीलैंड, डेनमार्क जो है, अब याद रखो डेनमार्क का एक बहुत बड़ा आइलैंड है डेनमार्क के पास, ग्रीनलैंड, उसको भी काउंट हो रहा है बीच में, तो उसके हिसाब से इसके भी 5 टाइम जोन है। वोट ऑफ द ब्राजील, क्या ब्राजील 5 टाउन? गाइस ब्राजील 4 टाइम जोन है, तो यहां पर लिखा हुआ है मोर देन 4 टाइम जोन। सही है सर? नो, चार से ज्यादा, चार नहीं चार से ज्यादा, इसका मतलब ब्राजील इज नॉट द आंसर। हाउ मेनी आर करेक्ट? 1 2 3 4। अब बोलो सर ये कहां से करना है गाइस? ये क्रैपिंग का पोर्शन है, लेकिन बात आती है जब पेपर में आप बैठोगे तो कितने बच्चे इसको रिवाइज कर कर बैठे होंगे, तो उस मूवमेंट में इस क्वेश्चन को करना गाइस, आई काउंट इट एज ए डिफिकल्ट टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज सब लोग सारे टाइम जोन पढ़कर नहीं आते हैं, और उस मूवमेंट पे क्लिक करना और वो जो 2 घंटे का प्रेशर होता है, आई नो इट्स डिफिकल्ट पार्ट, तो विल नॉट गेट इनटू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये किस किसने क्वेश्चन किया, ट्राई किया ये वाला? ये गाइस मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, आई थिंक ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसके लिए आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप लोगों को अगर याद होगा कि मैं जब मैं वर्ल्ड मैप की बात करता हूं,
ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर गाइस हम लोग बोलते हैं आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। इससे आगे जो है आप देखोगे, इसके पार जब होता है तो आप लोग देखो ये जो एरिया है इंटरनेशनल डेट लाइन की, ये एरिया एक नेक्स्ट डे आगे रहता है और ये 24 आवर्स पीछे रहता है। वो कह रहा है ये है, आप लोगों को पता है लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोला जाता है? जापान को बोला जाता है कि जब सूरज सबसे पहले आता है तो क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन के मुताबिक जापान को हम लोगों ने नाम दिया लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब मुझे बताओ, वो ये कह रहे हैं एक सिटी यहां पर है, जो किसका, एक सिटी साइबेरिया की है, रशिया की, और एक सिटी है यूएसए की। क्या नाम दिया उसने? अब ये क्वेश्चन तुम बताओ कितना डिफिकल्ट था। कहता एना डायर इन साइबेरिया, मतलब कहां पार्ट है? साइबेरिया किसका पार्ट था? रशिया का। सर्बिया नहीं बोल रहा, साइबेरिया। एना डायर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का, अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। अगर ये मैप दिख रहा है, अगर ये सबको मैप दिख रहा है तो सामने देखो, ये अगर आप लोगों को इंटरनेशनल डेट लाइन यहां से दिख रही है तो एक अलास्का की एक कोई सिटी है और एक रशिया के साइबेरिया की एक सिटी की बात कर रहा है, सामने देखते जाना। But when people are waking up, getting set for the breakfast in these cities, it would be different days. Yes? तुम्हें क्या लगता है अलास्का वालों के लिए क्या दिन नहीं चढ़ा था जब साइबेरिया के लिए दिन चढ़ा? दिन दोनों के लिए चढ़ा, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन बीच में से कट करती है। तो जिस दिन ब्रेकफास्ट ये करेंगे, सपोज इस दिन मंडे था, जिस दिन ब्रेकफास्ट इसने मॉर्निंग में किया, तो इसका जो है ब्रेकफास्ट है वो पीछे चल रहा है, मतलब एक एक दिन पीछे चल रहा है। समझ लगी नहीं? बिकॉज वो 24 आवर्स का साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। यस और नो? तो वो कह रहा है Anadyr in Siberia and the Nome in Alaska are few kilometers from each other. But when, मतलब बिल्कुल पास पास में सिटीज है, बीच में क्या लाइन आती है? इंटरनेशनल डेट लाइन। से यस और नो? कहता बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर द ब्रेकफास्ट इन दी सिटी इट वुड बी डिफरेंट डेज। यस, पहला आंसर इज करेक्ट। अगर यहाँ पर मंडे हुआ तो यहाँ पर संडे होगा, ये संडे का चल रहा होगा टाइम, ये किसका चल रहा है अभी? मंडे का चल। कहता व्हेन इट इज मंडे इन एनाडायर इट इज ट्यूसडे इन नो। जब एनाडा, अब एनाडा किसकी सिटी है? साइबेरिया की। तो ये मैं रशिया लेके चल रहा हूँ, ये किसके लेके चल रहा हूँ? अलास्का। अलास्का की कौन सी सिटी, क्या नाम दिया उसने? डोम। और साइबेरिया की कौन सी? एनाडा। अब वो क्या कह रहा है? कहता व्हेन इट इज मंडे ऑन इन एनाडा, जब एनाडा में मंडे होगा तो इट इज ट्यूसडे नो। नो, आंसर इज गलत। यहां पर क्या होगा? संडे होगा, क्योंकि ये क्या है, पीछे से घूमकर आएगा एक दिन अभी इसका। समझ लगेगी नहीं? इसका मतलब विच इज द करेक्ट वन, ओनली करेक्ट। नीरज, अभिषेक, कुछ आइडिया लग रहा? देखो तुम बोलो सर कि ये डिफिकल्ट था, गाइस दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट। आई डोंट थिंक हम इतनी बार डिस्कस करते हैं इसको क्लास में, तो ये कोई भी इंसान इसको कर सकता है अगर उसको थोड़ा इसका आइडिया था। यस, ये सपोज कर ली, ये दिख रहा है मेरा, अब मैं गुलाई में नहीं हूँ, ये वाला हिस्सा मेरा, मेरी पीठ वाला जो हिस्सा है वो है यूएसए का, ये वाला हिस्सा रशिया का। सूरज खड़ा है यहाँ पर सामने, तुम सूरज की तरह मुझे देख रहे हो। अब देखो मैं जब इस तरफ आया, सन ऐसे घूम रहा है, तो ये मैंने, मेरी जो बाजू है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो सबसे पहले लाइट कहाँ पड़ी? यहाँ पर। लाइट तो यहाँ पर ही पड़ी, लेकिन इसको हमने इंटरनेशनल डेट लाइन के पीछे रखा हुआ है उसको। तो आप देखोगे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहां पर है? वही नीचे वाला जो पार्ट हमारा जापान का आता है, ये इसका आता है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन के इस पर जो जितने भी एरिया है वो एडवांस होंगे जो उसके मुकाबले हैं। समझ लगी कि नहीं? तो ये आप लोग को आइडिया बताओ। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, ये संदीपन सर विल टेल यू। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बोत्सवाना में क्या मिलते हैं? डायमंड। गाइस ये बहुत फेमस है गाइस, बोत्सवाना की कोई मूवी भी आई थी, उसमें अगर आप देखोगे तो बोट्सवाना से डायमंड को क्या किया जा रहा था? स्मगल किया जा रहा था। तो अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे आई थिंक कोई उसकी मूवी है, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, ठीक है। तो बोट्सवाना डायमंड यस, चिली में लिथियम मिलता है यस, और इंडोनेशिया निकल, इंडोनेशिया में निकल का कंसंट्रेशन यस। तो आई थिंक ऑल द थ्री पेयर आर करेक्ट इसमें जो दिया हुआ है। तो ये आपको क्रैम करने पड़ेंगे रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। नोट्स में दिया हुआ है, अगर आप नोट्स को अच्छी तरह रिवाइज करोगे, ठीक है। अभी भी क्लास चालू होगी इसकी, इंडियन ज्योग्राफी चालू होने वाली है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो।
बट आई डोंट थिंक ये कोई ज्यादा हैवी था। नेक्स्ट आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीजन है मैलोर्का इटली, नॉर्मैंडी स्पेन एंड सार्डिनिया फ्रांस। In how many of the above rows is the given information is correctly matched? अब गाइस ये किस किस को पता है कि सार्दिनिया इटली का एरिया है? किसका है? इटली का। तो एक तो सीधा ही गलत हो गया। अब आप देखोगे मैलोर्का एंड नॉर्मैंडी, अगर आप देखोगे तो ये अपोजिट लिखे पड़े हैं, मतलब पेयर क्या किए हुए हैं, है ये तीनों इन्हीं के, बट ये क्या लिखे हुए हैं, उल्टे लिखे हुए हैं। तो ना ही मोलर्का इटली का है, बिकॉज इटली का सार्दिनिया है, ना ही नॉर्मैंडी स्पेन का है। समझ लगी कि नहीं? ये जो इन्होंने लिखा है, ये टोटल तीनों पेयर देखोगे, तीनों की तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्या लिखोगे? नन इज आंसर। अब ये बोलो कि सर क्या ये इजी पार्ट था? एक को तो तुम लोग देख के बता सकते हो, बट अगर आंसर ऑप्शन नहीं दिए होते 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, लेकिन दिए क्या वो पेयर में, तो इट मींस गाइस दिस इज टफ। समझ लगी नहीं? ये वही बता पाएगा जो न्यूज़पेपर देखता है, जिसने प्रॉपरली लोकेशंस को देखा, और लोकेशन भी ज्यादातर वही यूपीएससी पूछता जो करंट एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं पूछी गई हो। अगर हम लोग आगे चले, अब गाइस क्वेश्चन आया, कौन कौन सा बच्चा मुझे बताएगा किस किस को ये आंसर आया? क्या पूछा हुआ? फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। किसी को याद है क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सचिन सही किया गलत किया? गलत हो गया। वो कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट इज, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? जल्दी, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? बताओ, एनीवन? काका व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट याद होगा, क्या पढ़ाया था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस, नो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। याद है कि नहीं? हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बताओ जल्दी। 80,000 माइनस हाउ मच इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स? 60,000। तो कितना आंसर आया? 20,000। क्या लिखा है? रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000। क्या है बात? सही है ये? बोलो हाँ या ना। दूसरा आया, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट इज 10,000। क्या ये बात सच है? फिजिकल डेफिसिट 10,000 है। अरे भाई, अगर तुम्हारे डेली का खर्चा मीट करने के लिए तुम्हें 20,000 चाहिए, यहां पर बोल रहा है द गवर्नमेंट बजट आल्सो शो द बोरिंग। अगर तुम्हें 10,000 बोरो करना पड़ा, अगर तुम्हें 10,000, 20,000 तो तुम्हारा डेली का वो है, अगर तुम्हें 10,000 बोरो करना पड़ रहा, तो 20,000 में से 10,000 निकाल दो, कितना बचा? 10,000। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना आ रहा है? 10,000 करोड़ अप्रॉक्स। आगे पूछ रहे प्राइमरी डेफिसिट। गाइस व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही पढ़ा था। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? 10,000। समझ लगी नहीं? व्हाट इज द इंटरेस्ट पेमेंट? 6,000। तो फिजिकल व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? जल्दी बताओ कितना था? 10,000 दिया हुआ है, माइनस व्हाट इज द इंटरेस्ट पेमेंट? 6,000। तो मुझे बताओ 10,000 में 6,000 निकले तो कितना आया? क्या तीनों आंसर करेक्ट है? अब लोग सर ये हमने पढ़ा भाई, कितने बार पढ़ाया था ये। अब अगर तुम उसको रिवाइज करके नहीं गए तो क्या बोलते हैं उसको, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। है सचिन, आया कि नहीं आया? गैस ये जो पेपर है इसमें जो सचिन ने क्या लिखा हुआ है, सेकंड एंड थर्ड। पहला तो भाई, पहला तो इतना इजी था। चलो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। नेक्स्ट कहता है इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये न्यूज पे आ रहा था। A multi-border transport corridor which will connect India to Central Asia to Europe via Iran, India to Central Asia via China, India to Southeast Asia through Bangladesh and Myanmar, India to Europe through Azerbaijan. Guys, A1 is the correct. इसको तुम इसको रटी लो पूरा। जो आप लोगों का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये बाया किस कहां से जाएगा? ईरान। तो इसको रट लो। Which of the
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 है, वन ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आर ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, मानते हैं. आपको पता है ब्राजील में, अगर मैं आपको ऐसे भी रफली बताऊं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ब्राजील एंड द यूएस, ठीक है, फॉर्म प्रोड्यूसर द लेटर. Unlike in the USA, the America was corn is principal feedstock of ethanol production and the feedstock of ethanol production. चलो पहले मैं तुम्हें एक थोड़ा मैप के थ्रू बता देता हूँ क्या पूछता है. क्वेश्चन इज वेरी इजी गाइस, बट आपको बस दिमाग लगाना है. किस किसने सुना होगा गाइस कि प्रेरीज ग्रासलैंड मिलती है कनाडा और यूएसए में? जल्दी, एनीवन? इस प्रेरीज पे क्या लगता है ज्यादा? ब्राजील जो है, आपको पता है क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, लेकिन प्रोडक्शन वाइज ब्राजील सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है. प्रोडक्टिविटी में क्यूबा, ब्राजील जो है सबसे ज्यादा क्या करता है? शुगर केन प्रोडक्शन करता है. अब मुझे बताओ, चाहे कॉर्न का रेजिड्यू जो बचता है या शुगर का, इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? इथेनॉल. बोलो हाँ या से यस और नो. अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ आ गया आप लोगों को? यहां पर क्या लगता है? ब्राजील में शुगर केन. यहां पर क्या लगता है? और इन दोनों से हम क्या निकाल रहे हैं? आज की डेट पे इथेनॉल निकाल रहे हैं. अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी स्पीड में. One of the two major ethanol producers in the world are Brazil and the USA of America, United States of America, and the former produces more ethanol than the latter. समझते इसको? कहता दो मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड के. कौन कौन सा? ब्राजील और यूएसए. मान गए? कहता था जो फॉर्मर है, फॉर्मर मतलब जो ब्राजील है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है इथेनॉल. किससे? लेटर से. लेटर कौन होगा? अमेरिका. क्या ब्राजील अमेरिका से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? नो, दिस इज टोटली रॉन्ग. अमेरिका प्रोड्यूस मोर इथेनॉल कंपेयर टू द ब्राजील. एरिया भी ज्यादा है. तो समझ लगी कि नहीं? तो पहला पॉइंट स्टेटमेंट तो पहली गलत हो गई. दूसरा, अनलाइक इन द यूएस ऑफ इन द यूएसए वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. दूसरा क्या है? शुगर केन इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन ऑफ ब्राजील. ये स्टेटमेंट तो इज करेक्ट. समझ लगी नहीं? Which of the following statement is correct with respect of the above statement? Both statement 1 and 2 are correct, but statement second explains the statement 1. No. Both statement 1 and statement 2 are correct. No. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So C is answer, guys. Sorry. Statement 1 is, sorry, D answer होगा इसका. समझ लगे कि नहीं? तो ये हमें पता लगे इसका आंसर क्या है? D. नेक्स्ट आ जाओ. World Bank warned that India could become one of the first places where the wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. अब जिन बच्चों को ये आईडी नहीं, what is this so called as wet bulb temperature? पता है किसी को what is wet bulb temperature? जब गाइस आप मुझे बताओ, अगर कोई गीला कपड़ा आपने रखा है और बाहर ह्यूमिडिटी बड़ी ज्यादा है, तो क्या वो सूखेगा? समझ लेगा व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर? जब हवा में क्या ह्यूमिडिटी बड़ी ज्यादा हो. ये समझ लगी? अब क्वेश्चन समझ कहता था वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस विद अ वेट बल्ब टेंपरेचर बीइंग एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस. ये वार्न किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि हिंदुस्तान पहली कंट्री बन सकती है जिसका वेट बल्ब टेंपरेचर 35 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए, मतलब ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ज्यादा हो जाएगी. Which of the following statement best reflect in the implication of the Burby word? कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है जो वर्ल्ड बैंक ने बोला? The peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclone, drought. Yes. The survival of animals, including the human, will be affected as the shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. Guys, both. So answer is both 1 and 2. What will be the answer? Answer will be both 1 and 2. ये लगाया था. A country fiscal deficit stand at 50,000 crores. It is receiving 10,000 crore through the non-debt creating capital shifts. The country interest liabilities are 1500 crore. What is the gross primary deficit? कह रहा है, क्या बता रहा हूं? एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट कितना है? 50,000 करोड़. और उसको क्या मिल रहा है? रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल शिफ्ट. मतलब वो पैसा जो कभी कभी, व्हाट इज कैपिटल शिफ्ट? वो पैसा जो कभी कभी आ रहा है, चाहे वो
लोन लेकर आ रहा हो, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा हो, पढ़ा हुआ हम लोगों ने, सही है सर नो? तो नॉन डेट मतलब बिना कर्जे वाला जो पैसा हमें कभी कभी आता है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल शिफ्ट्स। कहता एक कंट्री फिजिकल डेफिसिट स्टैंडर्ड 50,000 करोड़, एक कंट्री का फिजिकल डेफिसिट कितना है, अराउंड 50,000 करोड़, और उसको 10,000 कहां से आ रहा है, नॉन डेट कैपिटल से, पता लग गया। कहता द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितनी है, 1500 करोड़। 1500 करोड़ कंट्री की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब जो तुम्हारे पैसा जाएगा, 1500 करोड़ की क्या है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी, जो सरकार को पे करना ही करना है। तो व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दो, क्या कंट्री की इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितनी, 1500 करोड़, तो 50,000 में से 1500 करोड़ को माइनस करोगे तो हाउ मच इट बिकम्स, 48,500 करोड़। से यस और नो गाइस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द सिलेबस। नहीं है हमारी ऐप की क्लासेस ओपन करो, उनका आई थिंक क्लास अगर आप देखोगे, थर्ड चैप्टर जो हमने कवर किया हुआ है, आई थिंक आफ्टर जीडीपी मॉनेटरी पॉलिसी द फिस्कल पॉलिसी, अगर आप उस क्लासेस में देखोगे गाइस, आई हैव कवर्ड ऑल प्रॉपर्ली। समझ लगी कि नहीं, तो आप उसको भी देख सकते हो। आगे नेक्स्ट आ जाओ। With regard, which of the following statement regard to the recommendation of the 15th Finance Commission of India are correct? Which of the following statement with regard to the recommendation of the 15th Finance Commission of India are correct? कहता it has recommended grant of 48,000 guys, this is tough, लेकिन इस टफ में से हम कैसे चीजें निकाल सकते हैं इसको देखो। कहता है इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 48,000 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022-23 टू द ईयर 2025-26 फॉर द इंसेंटिवाइजिंग स्टेट टू एनहांस द एजुकेशनल आउटकम्स। हम लोगों ने क्या किया है, 4800 करोड़ की ग्रांट रिकमेंड की है 2022-23 से लेकर 25-26 के बीच में स्टेटों को, ताकि अपने एजुकेशनल रिजल्ट्स को निकालने के लिए, आउटकम्स निकालने के लिए ये इतना पैसा खर्चा है। कहता 45% of the net proceeds of the union taxes are to be shared with states. Guys भूल गए हम लोग horizontal devolution और the vertical devolution? Guys किस किस को याद है, vertically समझ गए, एंड हॉरिजॉन्टली मतलब फाइनेंस कमीशन जब स्टेटों में उसके फंड को बांटेगा तो कितना बांटता है वो, वर्टिकली कितना आया था 41%। यहां से गलत है गाइस, अगर 42% लिखा हो तब भी मैं बोलूंगी कंफ्यूजिंग है। हमने क्या पढ़ा था, कितना परसेंट जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टेटों को देता है, बताओ 41%। तो सेकंड तो गलत हो गया, अरे पढ़ा हुआ हम लोगों ने यस और नो, अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंस कमीशन कितना पैसा दे सकते हो, डिवॉल्व कितना कर सकते हो, 41%। तो मुझे बताओ आंसर में सेकंड सेकंड कहां पर है, पहले बताओ। ये सेकंड यहां पर है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, व्हाट इज आंसर? तो यूपीएससी ने जान के तुमसे खेला ये, ही जस्ट वांट आप लोग उसको बस समझ जाओ वो क्या बता रहा वो। अरे मुझे, मैंने पढ़ा है ये, बट मुझे ये नंबरिंग थोड़ी ना पता होगी भाई 4800 करोड़ रखा था कि नहीं रखा था, कौन पढ़ेगा इसे। तो जान के जब भी कभी ऐसी स्टेटमेंट आए तो उसके यूपीएससी इज प्रोवाइडिंग यू लूप होल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लूप होल। व्हाट इज द लूप होल, अरे अपने ये तो मैंने पढ़ा था, इट वाज 41% नॉट 45%, तो इट मींस आई गॉट माय आंसर। सचिन समझ लगी कि नहीं, दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द आंसर। अभिषेक नीरज आइडिया लग रहा, अगर ये चल रहा तो आगे चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। किस किस को पता है भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आप में से ये भी बच्चा बोले कि सर ये डिफिकल्ट था, आई डोंट थिंक ओनली वाज डिफिकल्ट। ठीक है, बाकी देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आए हैं। गाइस आईबीआरडी किस किस को याद है, कब बना था आईबीआरडी? वर्ल्ड बैंक में सबसे पहले कौन बना था, आईबीआरडी कब बना था, 1944। डू यू गाइस रिमेंबर दैट, यस और नो? अब वो बोल रहा है अगर आईबीआरडी जो किसके अंडर आता है, वर्ल्ड बैंक, it provides loan and guarantees to the middle income countries, yes, it works single handedly to help developing countries to reduce poverty, no guys। क्या आज हिंदू पूरी दुनिया में गरीबी खत्म करने के लिए क्या सिर्फ आईबीआरडी काम करता है? देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस नाउ। गलती कहां पर कर रहा है वो, सिंगल हैंडेडली लिखकर, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट इज द थर्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये जो आईबीआरडी था ये इसका पर्पस था जो वर्ल्ड, मैंने स्टोरी सुनाई थी तुम्हें, सेकंड वर्ल्ड वॉर में सारी तबाही मच गई थी, तो वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का क्या हुआ, जन्म हुआ, किसके लिए, ताकि उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रीबिल्ड किया जाए। तो गाइस स्टेटमेंट थर्ड इज आल्सो करेक्ट, इसका मतलब व्हाट इज आंसर, वन एंड थर्ड। तूने सही किया हुआ, समझ लगी कि नहीं, गुड।
अब गाइस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ आरटीजीएस एंड नेफ्ट रियल टाइम। नेफ्ट पता ना आप लोगों को दोनों। कदा इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटली व्हाइल इन द केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल द पेमेंट। गाइस आप लोग बोल सकते हो यस। In RTGS, the customer is charged for inward transaction, while that is not in case of NEFT. No, guys. Second is पहले था ये, अब ऐसा नहीं है. The operating hours for RTGS are restricted on certain days, while it is not true for the NEFT. No, guys. कोई certain days नहीं. आजकल 24/7 अवेलेबल है दोनों के दोनों. रात को करो, दिन करो, शाम करो, जब मर्जी करो. तो अगर मैं आज आप चाहे आरटीजीएस के थ्रू करो चाहे किसी के थ्रू करो, तो क्या पहला आंसर करेक्ट है गाइस? यस. एक आपका इंस्टेंटली करता है, एक आपका क्या करता है, कुछ देर में आपका क्या करता है, पैसा ट्रांसफर करता है. समझ लगी कि नहीं? रियल टाइम से पता लग रहा है भाई, वो स्पीड होती है उसकी. समझ लगी नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग. ओनली वन ओनली. व्हाट इज आंसर? वन ओनली. चले आगे नेक्स्ट जल्दी. कहता है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज UAE, France, Germany, Singapore and Bangladesh. How many countries among the above are there other than India where international merchant payments accepted by UPSC? Guys, हिंदुस्तान जो यूपीएससी हम लोग यूपीएससी नहीं सॉरी यूपीआई जो यूज करते हैं, जो यूपीआई हम लोग यूज करते हैं, एवरीवन जो यूपीआई हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन सी कंट्री में चलता है? गाइस यूएई हमने पढ़ा था अभी पीछे, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, न्यूज़पेपर पे आया था. एनी अदर कंट्री? फ्रांस यस, सिंगापुर यस, सिंगापुर ने अलो कर दिया हुआ है. कौन कौन सी नहीं? अभी जर्मनी में नहीं और बांग्लादेश में भी नहीं. बांग्लादेश नहीं अलो करता है, ठीक है. आपको जर्मनी में कंफ्यूजन होगी, फ्रांस में है. तो इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ नहीं है. तो हाउ मेनी आर करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट. कितने हो गए? तीन. ओनली थ्री आर करेक्ट. समझ लगी कि नहीं? अब बात आती है ये जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आई नो मैं इस टाइम पे बड़ा इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज मेरे ऊपर कोई पेपर का प्रेशर नहीं है. उस 2 घंटे के अंदर बड़े बड़े धुरंधर जो है वो हाथ कामते हैं उनके, नो डाउट ऐसा है. बट बात आती है बेसिक जो क्वेश्चन है एटलीस्ट हम उनको ना करेक्ट करें. ये बाय प्रैक्टिस होगा. यू नीड टू सॉल्व मेनी पेपर एज मच एज यू कैन, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों को एक आइडिया लगता है कि मैं 70-75 के बीच में अगर क्वेश्चन करूँ तो क्या मैं इजिली कट ऑफ क्लियर कर सकता हूँ. वो तभी आपको पता लगेगा आपने जब रूटीन में क्या किया हो, प्रॉपर पैटर्न में पेपर सॉल्व किए हो. तो वो एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट अगर आ जाओ गाइस, हिंदुस्तान में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, कब हुआ था राम मंदिर का निर्माण? जल्दी जल्दी, कब हुआ था? 21 या 22 जनवरी? जल्दी ऑनलाइन सारे बताओ, कब हुआ था? 21-22 जनवरी गए जब भी हुआ था. अगर आप देखोगे एग्जैक्टली उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने और बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे अगर आप देखोगे स्पीच में बोला था कि हम ये चीज लाने, मतलब उसी डे उन्होंने इसके लिए भी बात की थी. इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. अब उसके ऑप्शन देखते हैं कितने करेक्ट है. कहता है इट टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेजिडेंस. 1 करोड़ की बात हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर. The Ministry of New Renewable Energy aims to impart training on the installation, operation, maintenance and the repair of solar roof. Yes, मिनिस्ट्री जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी इंस्टॉलेशन के लिए. और it aims to create more than 3 lakh skilled manpower through fresh skilling, upskilling under scheme component of capacity. ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन की जब स्टेटमेंट आती है तो ज्यादातर ये करेक्ट ही रहती है. तो गाइस आंसर इज according to me I think D part. It aims to create more than 3 lakh skilled manpower through fresh skilling and upskilling under scheme component of capacity building. Answer is D part. ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना. 3 लाख है, 2.5 लाख है, बट मुझे लगता है कि ऐसी जब भी स्टेटमेंट आती है ज्यादातर वो ऑल ही करेक्ट रहती है. अब आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है जल्दी स्पीड में. कहता है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स. कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज किया जाता है. गाइस साइंस एंड टेक किसने लेक्चर लगाया था साइंस एंड टेक का? याद है उसमें मैंने एलईडी एलसीडी का पूरा प्रोसेस बताया था. अगर किसी को याद है तो गाइस इसमें कह रहा है कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो कंप्यूटर मॉनिटर या टीवी स्क्रीन के लिए यूज होता है. यस, इट्स राइट.
some rare earth elements have phosphorescent properties. Guys, what is phosphorescent properties? अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, आप लोगों ने वो चमकता हुआ देखा हुआ है? पहले पहले हम स्कूल डेज में होता था, एक कड़ा आता था जो सुबह रोशनी में चार्ज हो जाता था, रात के समय वो लाइट कलर देता था, लाइट ग्रीन कलर की, अगर किसी को याद होगा। हमारी जो जो वॉचेस आती हैं उसका भी कुछ डायल आता था पहले, अगर आपको किसी को याद हो, यू नो कौन कौन सा ब्रांड था, मैक्सिमा या समथिंग, जो अलग अलग ब्रांड आते थे हमारे स्कूल डेज में। तो उस टाइम पे उसका जो डायल होता था वो भी इसी मटेरियल का बना होता था। इससे क्या होगा, जब लाइट बंद हो जाती है तो वो अपना क्या करता, कलर, वॉचेस जो होती है ना, वॉल क्लॉक जो होती है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। जब रात के अंधेरा लाइट बंद हो जाए, जब इन्वर्टर नहीं थे, तो वो रात के अंधेरे में भी वो चमकता, तो आपको सुई सारी उसकी दिखती है घड़ी की, कि कितना टाइम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो इसका दोनों का स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Statement A is answer, right? आगे नेक्स्ट है गाइस, इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड ए नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी फॉर रेलवे सिस्टम बाय 2028। कहता है इंडियन रेलवे ने एक प्लान प्रिपेयर किया है, नेशनल रेल प्लान। कब किया है? 2000 टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन। गाइस नो, दिस इज रॉन्ग। एज पर मी दिस इज 2030. Indian Railways have prepared a national rail plan to create a future ready railway system by 2030। एनआरपी जो है उसका टारगेट जो है 2030 का है। कहता कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। नो, जो हिंदुस्तान ने कवच बनाया है वो इंडिजिनसली बिल्ट है। इंडिजिनसली मतलब खुद का बनाया हुआ। इवन जो जर्मनी है और आई थिंक जापान, इन दोनों ने इंडिया को बोला कि हमें भी ये बनाना है, दिखाओ आप लोग की जो टेक्नोलॉजी है हम अपनी कंट्रीज में भी लगाएंगे रेलवे, ताकि रेलवे के थ्रू जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो ट्रेजेडीज देखने को मिलती हैं, उसको हम क्या कर पाए, कम कर पाए। अगर रेलवे के सामने कोई, आपको पता ना हमारे काफी ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहां से रेलवे के कहीं आज तक फाटक, अभी तो बोल रहे हैं कि कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि जानवर जो इजिली पास कर पाए, लेकिन आप देखोगे काफी ज्यादा एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है, काफी ज्यादा जितने भी अदर एनिमल्स हैं, रियरिंग एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो ट्रेन की पटरी पे आ जाते हैं। तो इस कवच के कारण क्या हो सकता है, उन सब जीवों को हम बचा सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान ने इंडिजिनसली डेवलप किया है कवच। तो इसका 2030 है, इसका क्या है आप लोगों का 20 कवच इज इंडिजिनसली बिल्ट। तो सेकंड इज रॉन्ग। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आरएफआईडी टैग्स फिटेड ऑन द ट्रैक इन स्टेशन। गाइस यस, हर एक सेक्शन में हर एक उस पे लगे पड़े होंगे टैग्स, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, उसको एक आइडिया लगेगा कि आगे कोई चीज आ रही है, नहीं आ रही, क्या है, तो वो सारे सिस्टम में लगा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, ओनली थर्ड इज करेक्ट। ये ऑप्शन कैसे गलत हो गए? अच्छा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट है, तो फिर आंसर आएगा कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, पहले वाला आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन, एग्जाम 4 स्पेस डेक्स, जस्ट स्पेटेक्स और गगनयान। हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन above encourage and support microgravity research? पहली बात तो ये सिंपल गाइस, ये अगर तुम्हें कभी भी लगे कि ये क्या है, गाइस स्पेस में जब भी कोई भी स्पेस का मिशन हो, चाहे इंडिया का हो, रशिया का हो, बाहर का हो, जब भी उसको आप लोग बोल रहे हो कि सर एक स्पेस मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जहां हम लोग एक स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, इन पर्टिकुलर जगहों पर गाइस क्या किया जाता है, माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यस और नो? तो पहली बात तो ये है, सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। गाइस तीनों, ऑल द थ्री विल बी द आंसर। समझ लगी कि नहीं? हमें माइक्रो ग्रेविटी के अंदर कुछ रिसर्च करनी होती है, तो हर कंट्री क्या बना रही है, स्पेस सेंटर्स एंड ऑल डेवलप कर रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। आई डोंट थिंक मुझे इसमें ज्यादा जाने की जरूरत है। विद रेफरेंस टू इंडियन डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। डॉर्नियर 228, ये गाइस मैरीन में यूज होता है, मैरीन सर्विसेज के लिए। तो एयरक्राफ्ट है, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो डॉर्नियर 228 किसके लिए यूज होता है? मैरीन पेट्रोल, यस, पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है, मैरीटाइम, सेकंड IL-76, ये एक सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है गाइस, एक सेकंड, एंड सी ग्लो मास्टर मिलिट्री, ये थर्ड इज करेक्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C7 ग्लो मास्टर। ये चंडीगढ़ से लद्दाख जाता है। हम लोग जब चंडीगढ़ में थे तो हम देखते थे इसको जाते हुए, मोहाली से ना ऊपर से जाता था ये कोई 9 बजे 9:30 बजे के अराउंड सुबह डेली जाता था ये। तो C7 ग्लो मास्टर तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए, डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल के लिए। IL-76 जो है
ये सुपरसोनिक नहीं है गाइस, दिस माइट बी आई थिंक सबसोनिक। ये इसको कंफर्म कर लेना, ये सुपरसोनिक नहीं है, ये सबसोनिक है। ठीक है, तो आप लोग इसको गलत ही मानो, तो आंसर विल बी ओनली 2। इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, अभी जो आंसर की आएगी यूपीएससी की, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, बट आई थिंक दिस इज नॉट सुपरसोनिक IL-76, इट्स सबसोनिक। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक यूज ऑफ। ये किस किस ने पढ़ा है और किस किस को पता है? सचिन क्या लिखा है इसका? सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है कि सिल्वर आयोडाइड, पहले बताओ। आर्टिफिशियल वेज ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक यूज ऑफ, किसको यूज करके हम आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं? पोल्यूशन को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। अभी आपने सुना था दुबई में भी, अभी यूएई में शायद सुना था आप लोगों ने, कहां पर, वहां पर तो ज्यादा होने लगी है, नॉट बाय दिस, नेचुरली भी होने लगी है, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज शिफ्ट देखने को मिल रहा। बट कौन सा ऐसी चीज है जिसको यूज करके, सचिन जल्दी, क्या आंसर लिखा है इसका? गाइस किसका आंसर है? सिल्वर आयोडाइड तो यूज होगा, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड है, यहाँ पर लिखा पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर लिखा पोटेशियम नाइट्रेट। अब बात आती है पोटेशियम नाइट्रेट लिखा हुआ, नाइट्रेट क्या यूज होता है बारिश के लिए? तो फिर तो आप लोग क्या कर रहे हो, नाइट्रेट यूज करोगे तो क्या हो रहा है, आप लोग आप रिएक्शन करवा दोगे। जो बारिश होगी उसमें नाइट्रेट का कंसंट्रेशन आना, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आंसर होगा तो ए और सी में से होगा, तो सिल्वर आयोडाइड होगा या पोटेशियम आयोडाइड होगा, तो आंसर इज द ए पार्ट। ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, काफी बच्चे इसको गलत कराए, मेनी स्टूडेंट। उनको सिल्वर आयोडाइड तो पता होगा, नाइट्रेट ऑफ कोर्स नॉट देयर, सिल्वर आयोडाइड पे है, लेकिन वहां पर वो पोटेशियम नाइट्रेट आयोडाइड में फर्क उनको समझ नहीं आया होगा, तो मोस्टली नाइट्रेट भी कुछ ने टिक किया होगा, इस नाइट्रेट कैन नॉट बी देयर, दैट कैन बी पोटेशियम आयोडाइड। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पॉलिटी वाले सर विल वो आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। ये which organization has enacted the natural restoration law to tackle climate change and the biodiversity loss? Guys, European Union, very correct. Your answer is correct, Sachin. This is the European Union. ये न्यूज़पेपर में चल रहा था, ये न्यूज़पेपर में आया था, आप लोगों को पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कितनी बार बोला गाइस, ये न्यूज़पेपर का सीधा उन्होंने पूछा हुआ है। नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ NRL, अभी भी मैं डेली आप लोगों को मैगजीन जो बेचता हूँ गाइस, आप लोग अभी भी इसको सीरियस नहीं लेते, प्लीज रीड दैट। नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ NRL जो है वो किसने किया है? ये यूरोपियन यूनियन ने, किसको टैकल करने के लिए? क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऑर्डिनेंस सर बताएंगे आप लोगों को ये क्या है पड़ा, ये किसके रिलेटेड है? अगेन पॉलिटी, आई विल नॉट कवर द पॉलिटी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगेन इट्स पॉलिटी, पॉलिटी आई डोंट थिंक पॉलिटी डिफिकल्ट होगी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं। ये थोड़ा ऐसा है, द नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंसीडर द फॉलोइंग with reference to India, consider the following pair: the National Automotive Board, the COIR Board, the National Center for Trade Information। इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता गाइस, ये आप लोग आंसर की का वेट करो, और इधर में भी अदर सोर्सेज के थ्रू आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर, तो अगर मुझे लगता है शायद इसका आंसर न नहीं होगा, जहां तक मुझे लग रहा, बाकी आप लोग इसको देख लेना। और प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल वाला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये सामने क्वेश्चन देखो गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, refining and storage, distribution of petroleum, marketing and sale of petroleum products, and production of natural gas. How many of the above activities are regulated by the Petroleum and the Natural Gas Regulatory Board in the country? Guys, again very tough. अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये इजी है, इतना नहीं पढ़ा जाता गाइस, ये नहीं है आइडिया किसी को भी होता। मैं थोड़ा बहुत आपको रफली ऐसे बता सकता हूं कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन तो
ये जो हमारा पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है ये नहीं करता। क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा जो है देखी जा रही है। रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं कौन कर रहा है, वो आपका पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कर रहा है। बोर्ड रिफाइनिंग स्टोरेज भी करता है, बोर्ड मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कर रहा है। इसके मतलब सेकंड एंड थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इज नॉट डन बाय द बोर्ड, इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री। तो दैट इज द डिफरेंस। तो इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। उस 2 घंटे के अंदर प्रेशर में ये चीज समझना इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। तो मत समझना हमने सारे क्वेश्चन करा, हमें जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है गाइस। तो उसके मुताबिक चलो, तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। बाकी आंसर की देख लेना इसको। पंचायत बिम्स्टेक, ये मैं करंट अफेयर भी बीच में कर लेता हूँ अगर थोड़ा आपको इसको देख लेते हैं। Kada consider the following statement in the respect of BIMSTEC. It is a regional organization consisting of 7 member states till Jan 2025. It is a regional organization consisting of 7 member states till Jan 2025. Yes guys, BIMSTEC में कितने members हैं? 7 members हैं. This is correct. It came into existence with the signing of Dhaka Declaration in 1992. Guys, it's not Dhaka Declaration. ये तो गलत. That was not Dhaka Declaration. Second is तो दूर से पता लग रहा है, ढाका डिक्लेरेशन मैंने कहीं पर भी नहीं नाम सुना 1919 में, तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के गाइस जो फाउंडिंग मेंबर थे, इंडिया, बे ऑफ बंगाल, मेरे टाइम ये जो था सिस्टम, इसमें नेपाल तो नहीं है। नेपाल तो ग्रंटेड नहीं था, ना ही म्यांमार था, ना ही नेपाल था, और ना ही मेरे ख्याल से श्रीलंका था। बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। नो गाइस, इसमें इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड है। आई थिंक इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, बांग्लादेश और नेपाल शायद नहीं था। और अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग है तो ये नेपाल तो हमें पता नहीं था, नेपाल बाद में ज्वाइन हुआ है। तो नेपाल से भी ये पता लग रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। सब सेक्टर जो टूरिज्म है इज लेड बाय नेपाल, जिसको बाद में इंडक्ट किया गया। तो फोर्थ इज आल्सो रॉन्ग। आंसर इज हाउ मेनी? ये तो फिर ठीक हुआ ना? नहीं, ठीक कहां हुआ? डी आंसर गाइस, विच इज आंसर? डी आंसर। ना ही ये जो सब सेक्टर टूरिज्म जो बिम्स्टेक के अंदर आता है, ये इंडिया के द्वारा नहीं चलाया जा रहा, ये नेपाल के द्वारा चलाया जा रहा। नेपाल नहीं है, आई डोंट नो अबाउट अदर, नेपाल तो नहीं है, फाउंडिंग मेंबर नहीं था, तो ये भी गलत है। समझ लगी कि नहीं? और ढाका डिक्लेरेशन था नहीं, ये भी गलत है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओनली वन इज करेक्ट। गांधी पीस प्राइज, which who among the following are the members of the jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? गए, याद रखो ज्यूरी का मेंबर प्रेसिडेंट कभी भी नहीं बनता है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन ना भी आता हो तो मैं प्रेसिडेंट को तो पहले कट कर दूंगा इसमें से। प्रेसिडेंट कभी भी ज्यूरी का पार्ट नहीं बनेगा। Who among the following are the members of the jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? तो देखो कट हो रहे, बी भी कैंसिल है, डी भी कैंसिल है। सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, मेरे ख्याल से सी विल बी द आंसर। ऑल थ्री, बाकी जो है सेकंड थर्ड फोर्थ ये करेक्ट है, बाकी चेक कर लेना। स्पीड स्पीड में जितना मैं बता सकता हूं उतना बताऊंगा। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यूज ए सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन। ठीक है, पता ना गगन किसके लिए यूज होता है? अगर आप गूगल मैप्स नहीं काम कर रहे हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं गगन को। ये इंडिया का इंडिजिनस सिस्टम है जो बनाया हुआ है। समझ लगी कि नहीं? हमने पढ़ा था साइंस एंड टेक में, सही है और नो? इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी इन इंटीग्रेट। यस, ये जीपीएस के साथ साथ पैरेलली हमारा जो गगन है वो क्या प्रोवाइड करता है? एडिशनल एक्यूरेसी। जीपीएस भी तुम्हें दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक। हाँ ऑफ कोर्स, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट में काम करेगा, कहां पर क्राउड है कहां पर नहीं है, आप लोगों ने पाथ चेंज करना है। इसको एयर ट्रैफिक वाले भी यूज करते हैं। एयर ट्रैफिक मतलब, सॉरी, मतलब
कि अगर किसी की फ्लाइट लेट हो रही है समथिंग है तो वो भी ये यूज करते हैं कि देख लो रियल टाइम आपको डाटा मिल जाएगा कहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन द अदर मोड। ऐसा कभी हो सकता है सिर्फ जो जहाज वाले उन्हीं को बेनिफिट देगा या अदर को नहीं देगा? नो गाइस, इट जो अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है जो बाय रोड ट्रेवल करते हैं उनको भी है। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो इसका आंसर इज 1 and 2 ओनली। सचिन ये आपने सही किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन फेब 2025। गाइस अगेन करंट अफेयर, और इसका जिक्र जो है अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं काफी हुआ है। It is co-chaired with India. The event builds on the advance made at the Bletchley Park summit held in 2023 and the Seoul summit held in 2024. ठीक है। Along with other countries, US, UK also signed the declaration of inclusive. Guys, both ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें मैं डिस्कशन तो क्या ही करूंगा, ये बोथ इसका आंसर है। Consider the following pairs International Year of the Women Farmer. Guys, I don't know about it. मैं सीधा ही ये आप लोग जो है इसको आंसर की जब आती है यूपीएससी की देख लेना, नहीं तो मैच कर लेना। Kada consider the following statement with regard to the BRICS. The 16th BRICS summit was held under the chairmanship of Russia in Kazan. Yes, रशिया का जो कजान है यहां पर ब्रिक्स समिट हुआ है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। 16th ब्रिक्स समिट कहां हुआ? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कहां पर हुआ? कजान में। इंडोनेशिया इसका मेंबर बना। यस, the theme of 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for just global development and the security. Guys, इसका आंसर है ए पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अगेन करंट अफेयर, इसमें मैं ज्यादा क्या ही बोलूंगा। अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है, विल नॉट कवर द पॉलिटी। खो खो का वर्ल्ड कप कहां पर हुआ गाइस? दिल्ली में हुआ। करंट अफेयर का क्वेश्चन है गाइस, खो खो वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। अब एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, ठीक है, बट दिस हैपेंड, न्यूज़पेपर पे तो आया हुआ था, इतना तो मैंने कहीं पढ़ा है। इंडियन मैन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ 78-40 इन द फाइनल टू। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आप लोग इसको नहीं कर पाओगे। दिस कैन नेवर बी डन इन द पेपर एग्जाम। समझ लगे कि दिस कैन नेवर बी डन इन पेपर एग्जाम। द इंडियन मैन बीट नेपाल, इसको कौन स्कोर याद रखेगा? हु विल रिमेंबर? क्रिकेट की बात तो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स गाइस, बट डू रिमेंबर जब भी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज ये आप लोग पहला तो दे दोगे, ये दूर से पता लगे दिल्ली में हुआ था, इतना पता खो खो वर्ल्ड कप। अब किसका ये स्कोर था ये भगवान जा रहे। मैन कैटेगरी में है 78-40 से जीता है, हमने उनके 78 किए, उन्होंने 40 किए। और विमेन भी हमारी जो इंडियन विमेन्स है उन्होंने नेपाल को बीट किया है और वो 54-36 से जीते हैं। मुझे लगता है ये उल्टा है, इंडियन मैन वोन बाय 54-36 बाय इंडियन वुमेन वोन बाय 70-40। ये चेक कर लेना। तो अगर इसको अगर मैं देखूं तो आंसर विल बी 1 ओनली, इसका आंसर होगा 1 ओनली करेक्ट, अगर एक आइडिया के तौर पे लिया जाए। बट आप लोग देख लेना, बाकी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024। गाइस ये किसको नहीं याद, हमने इसको कितना अच्छा तगड़ा पढ़ा था। गुकेश गाइस, द गाय, किसको हराया था इसने? क्या उसने एक रशियन प्लेयर को हराया था? चाइनीज प्लेयर को हराया था उसने। चाइनीज या नॉर्थ कोरियन? कोरियन था। he was not Russian, he was Chinese guys, I damn sure। तो ये पहला पॉइंट तो यहीं से गलत हो गया। कह रहे हैं इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 द गुकेश डोमा राजू became the world youngest winner after defeating the Russian player Ian, जो भी पूरा इसका नाम है। तो आई डोंट थिंक गाइस इट वाज रशियन, इट वाज चाइनीज जहां तक मुझे याद है। तो ये करेक्ट कर लेना, मे बी आई एम रॉन्ग, तो इसको आप देख लेना। अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। गाइस दिस इज करेक्ट, तो आंसर इज सेकंड ओनली, सेकंड ओनली। चले आगे। अब गाइस किस किस को याद है कितना पढ़ा है हमने इकोनॉमी में? कितना पढ़ाया ये? अभिषेक आंसर मी, नीरज, ऑल जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े, मेरी आवाज आ रही सबको? तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग बॉन्ड, स्टॉक्स,
hedge funds and the venture capital, how many of the above are treated as an alternative investment fund? Alternative, ये नहीं तो ये, मतलब जो हम डेली यूज करते हैं वो कुछ अलग आप लोग को देखने को, अल्टरनेटिव मतलब इनके अलावा। तो अगर आप देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो कौन कौन से अल्टरनेटिव? इनमें गाइस आपका आता है बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। याद रख लेना, हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, अगर आप देखोगे AIF जिसको बोलते हैं, इनमें दो चीजों का जिक्र होता है, बॉन्ड और स्टॉक्स। बॉन्ड में भी डालते हैं पैसा हम लोग, स्टॉक में भी डालते हैं, स्टॉक मार्केट। बट अब हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल गाइस इज नॉट पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो आई डोंट थिंक वो इजी था। अगर आप इसको नॉर्मली भी देखते हैं तो तभी तुम्हें पता लगता है। वेंचर कैपिटल, जब कुछ उद्योगपति किसी कॉलेज में जाके वहां पर क्या करते हैं, उनके कुछ आइडिया को स्टार्टअप के दौरान उनको पैसा फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट आप लोगों को पता होगा। एंड हेज फंड्स तो आप लोगों को पता है, पुल अप किया जाता है, बाहर के कुछ लोग हैं वो पैसा पुल अप करते हैं, वो इंडिया जैसी कंट्री में एज ए पार्टिसिपेटरी नोट्स के फॉर्म में, एज ए फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल दैट, जिसको आप लोग बोलते हो FII के तौर पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। Which of the following statement the source income of Reserve Bank of India? अच्छा कौन बताएगा इसको? गाइस ध्यान से, इनमें से कौन कह रहा है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सोर्स इनकम है? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्या खरीदारी और सेल करना गवर्नमेंट बॉन्ड को, क्या ये सोर्स ऑफ इनकम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? जल्दी बताओ। अरे यस, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, यस। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को सेल करना और बाय करना। पेंशन फंड मैनेजमेंट, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, अरे आरबी कभी प्राइवेट कंपनी को पैसा देता है कि बैंक देते हैं? आरबी कभी नहीं करता, तो ये फोर्थ भी गलत है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, पैसा और डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट, जब कभी आरबीआई पैसा प्रिंट करती है तो ये आरबीआई की आमदनी के आरबीआई का खर्चा है। गाइस एज फॉर मी दिस इज द एक्सपेंडिचर। हम जो भी पैसा प्रिंट करते हैं, मिंट करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन आरबीआई, नॉट इनकम ऑन आरबीआई। तो इसका मतलब थर्ड फोर्थ इज इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। आरबीआई जब पैसा छापती है उससे पैसे कमाती है, तो उसमें पैसा लगाती है, छापने में आरबीआई का पैसा लगता है, वो कोई इनकम का सोर्स नहीं है। समझ लगी कि नहीं? बाकी ये चेक कर लेना। एज पर मी आई डोंट थिंक कि फिफ्थ इज द पॉइंट, तो ऑप्शन इज 1 2nd नॉट 5th। कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया गाइस, अगेन पॉलिटी का पार्ट है, बट आपको मैं थोड़ा चलो इसी में बता देता हूँ। ये क्या है? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी, सबको पता है ईडी काफी न्यूज पे क्यों आ रही है, और यूपीएससी ने पूछ भी लिया। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ये क्या काम करती है? ऑफ कोर्स जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनके पीछे भागती है। इट वर्क्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं है। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉट होम अफेयर्स। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एनफोर्स प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स, डिपार्टमेंट रेवेन्यू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, बोल सकते हो। आंसर आई थिंक ओनली 2 गाइस, सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट, ओनली 2 इसका आंसर होगा। सामने देखो एक चीज लिखी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट एंड ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सामने देखो सारे, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सचिन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandate all the listed companies in needed to submit a business responsibility and sustainability report। बाद में करते हैं डिस्कस करके, जो भी तरह ठीक है। इनकम है, नॉट पॉसिबल, हाउ दैट कैन बी पॉसिबल व्हेन इट इज एन एक्सपेंडिचर। तुम अगर कोई चीज, मैं इंस्टीट्यूशन के अगर पैम्पलेट छापता हूं तो मेरे लिए वो इनकम का सोर्स है, उनको बेच के कोई बच्चा है तो दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी।
अब उनका मैं वो नहीं कह सकता, समझ लगी नहीं? हाउ कैन आई से दैट दे आर मोर ऑथेंटिकेटेड? समझ लगी कि नहीं? व्हाट आई मेंट टू से, हाउ दैट कैन बी स्टिल ए टॉपिक ऑफ डिबेट। आई थिंक ये इसको देखना पड़ेगा। अब पहले इसको देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट दैट ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। क्या इसका आंसर क्या होगा? क्या आरबीआई जितने भी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज इन स्टॉक मार्केट में जहां पर भी, क्या उनको बोलता है कि अपनी रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भेजो, बीआरएसआर? तो एज पर मी गाइस, दिस इज नॉट डन बाय आरबीआई, दिस इज डन बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अरे आरबीआई को क्या पड़ी है स्टॉक एक्सचेंजेस की, स्टॉक मार्केट की? समझ लगी कि नहीं? एक सेकंड रुकना। आरबीआई को क्या पड़ी है? किसकी? why RBI has to think about, you know, this will be taken by the SEBI, ठीक है? And in India, a company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. In India, a company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. Guys, second is correct. So I think second only. In India, a company submitting a BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. बस जिसपे नॉन फाइनेंशियल मतलब जिसपे, हाँ ठीक है, सेकंड विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, consider the following statement, guys. In India, income from the allied agriculture activities like poultry farming and the wool rearing in rural areas is exempted from tax. Guys, this is very complicated for the students maybe as far as geography optionals is concerned, तो इसको मैं थोड़ा आपको बता सकता हूँ। वैसे geography optionals से नहीं जुड़ता, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। Guys, पोल्ट्री एंड फार्मिंग पे टैक्स रिबेट है, बट वूल पे नहीं है। वूल के रिलेटेड कोई भी काम करता है तो उसको दे हैव टू पे द टैक्स। समझ लगी कि नहीं? दे हैव टू पे द टैक्स। अगर आप दूसरा देखोगे, इन इंडिया द रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जितनी भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसको एज कंसीडर नहीं किया जाता। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट 1 इज, बताओ जल्दी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो इनकरेक्ट, कहां पर है? बट सेकंड इज करेक्ट, तो डी पार्ट इज आंसर, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, अगर बात है क्रिटिकल एलिमेंट्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की, you know which of the following statement, India has joined the mineral security partnership as a member. India is source rich country in the all 30 critical element that is identified. Guys, जब ये you know ऐसी स्टेटमेंट आती है 30 क्रिटिकल एलिमेंट जितने भी हैं दुनिया के, वो सारे हिंदुस्तान में थे, तो यहाँ से गलत हो जाता है। इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर, ये इज करेक्ट। The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction the mining lease and compose license for certain critical minerals. I think this is correct. The first and third says the correct answer. Hello, my dear students. Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं, और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं, उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। जल्दी जल्दी स्पीड में, आप इसको थोड़ा वेट नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा गाइस? कितने बार हमने क्लास में डिस्कस किया है? मुझे एक चीज बताओ, अभिषेक, जितने बच्चे बैठे हैं, अगर कभी एक कंपनी जो थी उसमें आप लोगों ने, याद है 3 प्रकार के मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को? क्या कंपनी बॉन्ड रिलीज करती है, कौन कौन? दूसरा प्रेफरेंशियल शेयर्स और शेयर्स। कल को अगर कंपनी डूबती है, अगर कल को कंपनी लॉस में जाती है, सबसे पहले किसको पैसा देना होता है? जल्दी, सबसे पहले अगर कंपनी डूब रही हो, कंपनी
यू नो इज ऑन दैट मोड कि अब ये कंपनी खत्म हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगी, इन दैट केस हम पहले पैसा किसको देंगे? जो हमारे कंपनी के, जिनके पास, जो मालिक हैं किस्म के कंपनी, शेयर होल्डर, उनको देंगे कि जिनसे हमने पैसा लिया है उधारी पे, उनको देंगे पहला? As regard return from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than the stockholders. बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो स्टॉक होल्डर से कम रिस्की होते हैं। क्यों? बिकॉज अगर कंपनी डूबी तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, दीज आर शेयर होल्डर्स। लेकिन बॉन्ड होल्डर को आपको क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं भाई। समझ लगे कि नहीं? क्या हमने ये क्लास में डिस्कस किया था? यस। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। यस, जो बॉन्ड होल्डर है वो लेंड करते हैं पैसा कंपनी को। मुझे कर्तव्य की ज्यादा ब्रांचेस बनानी है, समझ लगी नहीं? तो उसके लिए अगर मैं पैसा रेज करूं थ्रू बॉन्ड्स, तो वो जो जिनसे भी मैंने पैसा लिया होगा मुझे क्या करना है? रिटर्न देना पड़ेगा। भूल गए आप लोग? मैं एक बंदे से 1,000 ले रहा हूं एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स। ये बॉन्ड है जिसके 10 साल के बाद मुझे कितना देना पड़ेगा? 1,000 का 10% कितना हो गया? 100। तो मुझे उसको कितना पैसा देना है? 1,100 वापस देना पड़ेगा उसको 10 साल के बाद। तो ये याद रख लेना। तो ये सेकंड इज आल्सो करेक्ट। फॉर रीपेमेंट पर्पस द बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर द स्टॉक होल्डर एज अ कंपनी। यस, जब कभी रीपेमेंट पर्पस की बात आए, द बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर द स्टॉक होल्डर बाय कंपनी। समझ लगी कि नहीं? तो ऑल द स्टेटमेंट क्या है? both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 is the explanation, explain the statement, लिख सकते हो, ठीक है? करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बस आप ए पार्ट इशू कर सकते हो। इसका आंसर विल बी द ए पार्ट। India accounts for a very large portion of all equity option contract traded globally, thus exhibiting a great boom. Yes. Yes. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. Indian stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking the Hong Kong at some point of time. This is question जिसका मैं इस पॉइंट को कंफर्म नहीं कर सकता। There is no regulatory body either to warn. There is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of option trading, guys. ऐसा कैसे नहीं है? काम कौन करता है? सेबी करता है। इन्होंने लिखा ये सब। थर्ड इज इनकरेक्ट। देयर इज नो रेगुलेटरी, देयर इज रेगुलेटरी बॉडी सेबी, हर बार वार्न करता है कि मत करो। तो थर्ड तो गलत हो गया। थर्ड इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत, इसमें तो व्हाट इज आंसर? ए एंड बी आर। दिस इज ऑल द ट्रिक्स ऑफ यूपीएससी। ये मैं भी अगर यहां तक देखता तो मुझे पहला तो मुझे पता लग रहा है करेक्ट है, अब सेकंड वाले का नहीं समझ आ रहा। यू नो क्या सच्ची में हमने हांगकांग को ओवरटेक किया इन सम पॉइंट? तो लेकिन थर्ड जब पता लगा, नो रेगुलर गाइस, सेबी 99% नॉट 95% हर बार बताता है इन्वेस्टर्स को कि ये कंपनी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। खासकर जितने भी हमारे क्या स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, ताकि उनका नुकसान ना हो, तो सेबी बार बार उनको क्या करती है? गाइडेंस प्रोवाइड करती रहती है। तो आप थर्ड को अगर काटोगे तो आपका आंसर इज 1 and 2, उसी से आंसर निकल गया। नेक्स्ट आ जाओ। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी का? जिसको रिसाइकिल हम लोग कर सकते हैं। रिसाइकिल मतलब जो प्लास्टिक हमने यूज किया, प्रोडक्ट लिया था, प्लास्टिक मिला, उसी प्लास्टिक को हमने फिर से यूज किया, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। पहले ये समझते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस। अगर प्लास्टिक नई ना बने, पुरानी वाली को ही हम लोग क्या करें? रिसाइकिल करें, तो यस, ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकती है। यस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस कर देती है रॉ मटेरियल एज इनपुट। मतलब अगर तुमने एक बार प्लास्टिक जो खरीदी थी, अगर उसी को रिसाइकिल करो
तो मे बी वो इकोनॉमी पे जो इनपुट में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है रॉ मटेरियल में वो कम हो सकती है, यस और नो। थर्ड, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यस, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वेस्टेज निकलता है उसको वो कम कर सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में जो वेस्टेज निकलता है उसको वो क्या कर सकती है, कम कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर आर ऑल द थ्री आर करेक्ट। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट second and third are correct, but only one of them explain the statement. No, only one explain the statement 1 and 2. Both. A part is the answer. A part is the answer. Consider the following statement. Capital receipts, ये इतना easy guys क्वेश्चन है इकोनॉमी का। कहता कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी, जो पैसा हमें कभी कभी आता है वो क्या लाइबिलिटी क्रिएट करता है और कॉज ए रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब बोलो सर जो कैपिटल रिसिप्ट आपने पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट, दो तरीका का पैसा आ रहा है, एक जो लोन लेकर हम लोग ला रहे हैं, व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट, जो कभी कभी आता है, लोन लेकर भी आता है, जहां हम लोग कुछ चीजें बेचते हैं, हमारा एयर इंडिया बेचना इन द सेंस उसके कुछ शेयर को बेच दिया हम लोगों ने, प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग किसी तरीके का भी, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है। तो डिस इन्वेस्टमेंट से हम लोगों ने अगर अपना कोई असेट बेचा है तो अपना असेट तो बेचा ना, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लायबिलिटी, नो डाउट, अगर लोन लोगे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी। दूसरा, और कॉज ए रिडक्शन इन द असेट, जो हमारे पास हमारी बिल्डिंग्स है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर किसी को सेल करते हो तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हमारा जो असेट है वो कम हो रहा है, इसका फर्स्ट इज करेक्ट। कहता बोरिंग एंड द डिसइन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिसिप्ट, जो बोरो करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, यस। कहता इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो इंटरेस्ट रिसीव होता है लोन पे, क्रिएट ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट गाइस। व्हाई, हमने किसी को लोन दिया, रिसीव्ड बोल रहा है, हमने जो लोन किसी को दिया था उसके हमें जो उसका क्या मिला, हमें इंटरेस्ट मिला, क्या वो हमारे लिए लायबिलिटी गाइस, नो, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट ओनली। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, तुमने जे एंड के गवर्नमेंट को सेंटर ने क्या दिया, कुछ पैसा दिया, फाइनेंस कमीशन तो अलग रिबॉन्ड करके दे रहा, जो सेंटर की गवर्नमेंट कभी कभी क्या देती है, समझ लेगी ही नहीं, उसके ऊपर अगर कल को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट भी सूद समेत उनको पैसा जो वापस करेगी, तो वो सूद जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी नहीं होगा। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएटेड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नो। कर्जा, अरे जो मैंने पैसा किसी को दिया था उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, इंटरेस्ट आ रहा, तो वो मेरी लायबिलिटी थोड़ी ना हुआ, वो मेरे लिए तो असेट हो गया। समझ लगी कि नहीं, तो आंसर विल बी 1 and 2। बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, बोरो करना। Consider the following countries: Austria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden and North Macedonia. इनमें से कौन सी गाइस क्या है, नाटो की मेंबर, हाउ मेनी मेंबर ऑफ नाटो? अगेन गाइस वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, रीजन बीइंग एट दैट मोमेंट आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, बिकॉज हमें पता है राउंड अभी अप्रोक्सीमेटली नाटो के आई थिंक 32 मेंबर्स है, अभी कुछ ने ज्वाइन भी किया है, 32 मेंबर्स है। अब इन 32 में से नॉर्थ मैसेडोनिया है, यस, स्वीडन है, यस, सर्बिया है, नो, क्रोएशिया है, यस, बल्गेरिया है, यस, ऑस्ट्रिया है, नो। तो अगर आप इसको निकालो तो कितने करेक्ट बनते हैं, ओनली, टोटल कितने, 6, ओनली 4 आर करेक्ट। याद रख लेना, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया आर नॉट पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल दैट, दिस नाटो। सर्बिया, स्वीडन है, स्वीडन इज देयर, सर्बिया नहीं है। Consider the following countries: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela.
एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज गाइस? अगर मैं इसको तुम्हें मैप के थ्रू बताऊं तो वेरी इजी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मुझे हैरानी लगती है। कभी एक टाइम आता था जब बोलते थे किस किस कंट्री से पास होता है। अब चलो उन्होंने उसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, चलो देख लेते हैं पहले। एंडीज माउंटेन कहां से स्टार्ट होते गाइस? कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, ये सारा पार्ट किसका बनते हैं? इसका पार्ट कौन नहीं है? एक तो पैराग्वे इसका पार्ट नहीं है, पहला। दूसरी कौन सी कंट्री उन्होंने पूछी थी? ब्राजील पूछी थी क्वेश्चन में। ओहो, क्या ब्राजील है? विच इज नॉट द आंसर, नीदर द ब्राजील नीदर द पैराग्वे। तो आंसर क्या बना? बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड वेनेजुला। हाउ मेनी आर देयर? ओनली फोर आर करेक्ट। आगे समझ आया? आगे नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। लेक टांगानिका हम पढ़ चुके हैं, लेक टोनली सैप हम लोगों ने नहीं पढ़ी, पैथोस लैगून। अब बात आती गाइस, थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास? टांगानिका लेक इक्वेटर से काफी नीचे है तो ये तो है नहीं। लेक टोनली सैप गाइस, जहां तक मुझे लगता है दैट इज समवेयर इन वियतनाम मे बी, तो ये भी नहीं है। और पैथोस लगून भी जो है इक्वेटर पे नहीं आती है जहां तक मुझे लग रहा। तो तीनों इसका आंसर नहीं होंगे मेरे ख्याल से, नन इज द आंसर बिकॉज आई नेवर हर्ड पैथोस लगून ऑन द इक्वेटर। अगर मैं उससे भी एक आइडिया लूं तो इसका आंसर होगा नन। नेक्स्ट कैसे लिखा है? टर्मरिक के रिगार्डिंग 2022-23 की स्टेटमेंट है। देखो जो कहते हैं कि सर क्या करंट अफेयर हमें एक साल के पढ़ने चाहिए, आप देख लो कहां पर पहुंचे हो। तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर तुम्हें नहीं आइडिया लग रहा, बाकी क्वेश्चन आई डोंट थिंक इट डिफिकल्ट होगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर द एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। क्या ये बात सच है गाइस? यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। हिंदुस्तान में 30 से ज्यादा टर्मरिक की वैरायटीज ग्रो होती हैं। टेक इट। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तो बहुत करेक्ट है, ये तो है ही। अब उसका किसका? टर्मरिक का। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक वाले साउथ जितना भी है इसका हब। ओके, तो आंसर इज 1, 2 एंड 3, ऑल द थ्री आंसर आर करेक्ट। तीनों इसका आंसर होंगे, तीनों इसका आंसर होगा। अगर ये आपने कर लिया गाइस, नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कंटेंट ड्रिफ्ट थ्योरी गाइस? किसने इसको गलत किया होगा गाइस? आई डोंट थिंक। अब जो बोलते हैं कि इसमें भी हम लोग गलती करके आए, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? इस क्या पढ़ा था बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स, रॉक एविडेंस याद है किसी को? वो ब्राजील की कोस्ट में मिले थे और कहां पर? वेस्ट अफ्रीका मिले थे। यस, द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ गाना आर derived फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू प्लेसर डिपॉजिट्स। मैंने जिक्र भी किया था जो हमारी क्लास में थ्योरी पढ़ी थी। when the two continents lay side by side guys, second is correct. The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses in southern hemisphere. Yes, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सारा गोंदवाना का पार्ट थे। समझ लगे? ऑल द थ्री आर करेक्ट। इन्होंने 2 and 3 लिखा है, सॉरी, सी पार्ट। व्हाई यू हैवंट करेक्टेड द फर्स्ट वन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करे हैं तुम। चलो, अब ज्योग्राफी आ रही गाइस। The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in the equatorial polar region. Guys, अगर किसी को याद है, मैंने आपको मॉड्यूल दिया था और क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या? सामने देखो, ये जो वर्ल्ड मैप है, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू बताऊं सामने, अगर आप इसके थ्रू देखोगे तो मेनी ऑफ यू थिंक कि क्या सर इक्वेटर पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं कि आप लोगों के इन एरियाज में? जल्दी देखो स्पीड में, व्हाट इज द क्वेश्चन?
The amount of dust particle in the atmosphere is more in the subtropical एरिया में ज्यादा होते हैं and the temperate areas than in the equatorial and the polar region. क्या सब ट्रॉपिकल एरिया में डस्ट पार्टिकल ज्यादा होता है कंपेयर टू दीस रीजंस? गाइस यस, बारिश कम होती है, जिन जगहों पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर डस्ट पार्टिकल कम होंगे, तो सब ट्रॉपिकल में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द इक्वेटोरियल. द equatorial and tropical, the sub amount of dust particle in the atmosphere is more in the subtropical and the temperate areas than the equatorial and polar region. Guys, yes, statement 1 is correct. Statement 1 is correct. तो चल जा भाई. कहां पर चला गया? इसका मतलब ये अगर आप मैप बना के देखोगे तो इक्वेटर पे डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं, सब ट्रॉपिकल्स में डस्ट पार्टिकल कम होते हैं. ज्यादा कहाँ होते हैं? सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट लैटिट्यूड. मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स. सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स. जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज हैं यहां पर लेस ड्राई विंड्स होती हैं. कहां पर लेस ड्राई विंड्स होती है? ज्यादा होती है. जितना एल्टीट्यूड होगा उतना मॉइस्चर होगा. कह रहे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स. अगर सूखी हवा होगी तो क्या मिट्टी ज्यादा होगी? सब ट्रॉपिक एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स. आंसर इज गाइस करेक्ट. सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड्स. नो नो गाइस, सॉरी, गलत. जितनी सूखी हवा होगी उतनी मिट्टी होगी. उल्टा बोल रहा हूं, हाई ड्राई विंड्स. तो दिस इज नॉट करेक्ट, ओनली दिस इज करेक्ट. मतलब बोलो समवेयर इज कंफ्यूजन आ रही क्वेश्चन में. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. सब ट्रॉपिक, अरे मिट्टी वहां पर ही है जहां पर ज्यादा सूखी ड्राई विंड है. कम थोड़ी ना. कम कहां पर होगी? ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल एरियाज में, पोलर रीजन्स में. समझ लगी कि नहीं? तो ये आंसर देख लेना. व्हाट इज आंसर? आंसर विल बी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. सी पार्ट. नेक्स्ट आ जाओ. इन जनवरी in the northern hemisphere the isotherms bend equatorwards while crossing the land masses and polewards while crossing the ocean. गाइस अगर आपको मैं मैप के थ्रू दिखाऊं, सामने देखो, अगर मैं मैप के थ्रू आपको समझाऊं. अच्छा मुझे बताओ किस किस को याद है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लैंड मास जो होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा. जल्दी क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है. ये कौन सी सिचुएशन बता रहे? जनवरी, ठंड के महीने में. अगर यहाँ पर आप लोगों का साउथ अरेबिया है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, वो कह रहा है, और यहाँ पर आप लगा लो यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है. अब वो कह रहा है कि इन जनवरी द नदर हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स, सेम टेम्परेचर वाली जो लाइन होती है, बेंड इक्वेटरवर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एट द पोलवर्ड. अगर आप लैंड मासेस को क्रॉस करोगे, अगर सुबह से ऑस्ट्रेलिया आ गया, जहाँ यहाँ पर लगा लो आप लोग, इसको यहां बना लो साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका. तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो ग्राफ बनेगा, लैंड पे सर्दियों का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा ज्यादा ठंडा. और समंदर उसके मुकाबले, समंदर और समंदर की हवा उसके मुकाबले क्या होगी? गर्म होगी. तो ग्राफ कैसे दिखेगा आपको? ग्राफ दिखेगा ये और फिर ये. तो आइसोथर्म क्या दिख रहा? ग्राफ अपलिफ्टेड दिख रहा. इन जनवरी इन द नदर हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड्स. किस तरफ बेंड हुए पड़े? ऊपर क्या? इक्वेटर. तो इक्वेटर वर्ड बेंड करता है. क्यों? बिकॉज वो क्या गर्म है. जो गर्म होगा वो इक्वेटर वर्ड होएगा. जो ठंडा होगा, सर्दियों के टाइम पे जमीन ज्यादा ठंडी होती है, अगर ठंडी होगी तो इसका ग्राफ इक्वेटर से दूर होगा. लेकिन जो पानी में जो इसका बनेगा ग्राफ, वो ऊपर जाएगा. मतलब आइसोथर्म का जो पॉइंट बनेगा, इसका मतलब ये आप लोग देखोगे कि इक्वेटर की तरफ क्या है, आप लोग लैंड से जब पानी में जाओगे तो वहां पर ग्राफ ऊपर होगा, फिर लैंड पे होगा तो ग्राफ नीचे होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. कहता in January the air over the oceans is warmer than the over the land masses. Yes, over the land masses in the northern hemisphere. Yes, very true.
समझ लगी कि नहीं? तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, but statement 2 does not explain. No, both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explain the statement 1. तो A is the answer. ये पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हमेशा आप लोगों को दिख रहा होगा. Consider the following statement. In context of the effect of water on the rocks, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. आप एक चौक का पीस ले लो, उसके ऊपर पानी रखो, और एक क्ले रखो, उसके ऊपर पानी रखो. गाय जो चौक है ना, वो पानी के साथ भी आ जाता है नीचे, इतना जल्दी डिजॉल्व हो जाता है. याद आप लोगों को मैंने उस इसके बारे में बताया था, लाइमस्टोन गाइस जो रहता है, मटेरियल रहता है, ठीक है. चौक जो है वो लाइमस्टोन मटेरियल की तरह है, वो पानी के साथ ही क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है. तो ये बहुत परमिएबल है. तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक, चौक इज नोन एज वेरी परमिएबल. यस, पानी अगर जाएगा तो नीचे से आ जाता है पानी, उसमें से क्रॉस होकर, इतना परमिएबल होता है कौन, चौक. Whereas the clay is known as quite impermeable. हाँ, अगर आप क्ले लोगे तो क्ले में अगर आप पानी डालोगे तो वो थोड़ी देर यहां टिका रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद गाइस, अब थोड़ी देर बाद मतलब ज्यादातर पानी टिका रहेगा, लेकिन थोड़ा पानी बीच में से फिर भी आ सकता है, बाहर निकल सकता है. इसका मतलब इट्स लीस्ट परमिएबल, क्ले इज लीस्ट परमिएबल, वेयर चौक इज मोर परमिएबल. तो ये आंसर फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड बोलता है चौक इज पोरस. चौक पोरस होता है, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, सुराग होते हैं, जिनमें से पानी बाहर निकल जाता है, और उसके साथ ये भी चौक का मटेरियल भी आ जाता है. Hence can absorb water. Yes, very true. Clay is not all porous. No guys, statement third is incorrect. Clay is not at all. ये तो है ही नहीं. Clay porous तो नहीं होती ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत क्या करती है, पानी अपने से निकाल देती है, लेस परमिएबल है. इसका मतलब स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट. अब जैसे मर्जी लिख लो. क्या है आंसर? 1 and 2 is correct. Statement only one of the statement 2 and 3 is correct. That explain the statement 1. ठीक है. Answer would be C part. कदा ये इतना गाइस इजी क्वेश्चन आया है, किस किस को याद है, मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया है. क्यों पत्नीटॉप पे हमें ठंड लगती है और जम्मू में गर्मी महसूस होती है, उसी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं ड्राइव हो रहा. कदा विदाउट द एटमॉस्फेयर द टेंपरेचर would be well below freezing point everywhere on the earth's surface. अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर ट्रैप ना करती, तो क्या आज हमारी पृथ्वी जब बर्फ का गोला होती? यस. सेकंड, heat absorbed and trapped by the atmosphere maintain our planet average temperature. अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्या बोला, एक्सेसिवनेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एक्सेसिवनेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. हमें ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, प्लांट कैसे सर्वाइव करेंगे, एक्सेसिवनेस नहीं चाहिए. समझ लगी कि नहीं? अगर इसके मुताबिक चले तो हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, यस, मेंटेन आवर प्लैनेट्स एवरेज टेंपरेचर. ये भी सेकंड इज आल्सो करेक्ट. एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन. कितनी बार पढ़ा हम लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है वाटर वेपर के साथ मिलकर, क्या करती है रेस को, क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है. समझ लगी क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है. तो ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब एंड ट्रैप करना. तभी आप देखोगे हमारी नीचे वाली लेयर क्या हो जाती है. अगर किसी को याद होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आप पत्नीटॉप बैठे हो और यहाँ पर आप जम्मू में बैठे हो, दिस इज जम्मू, दिस इज पत्नीटॉप, यहाँ पर जो बंदा बैठा है और यहाँ पर जो बंदा बैठा है, सन किसके पास है, पत्नीटॉप वाले के पास है, लेकिन इसको ठंड लग रही है, इसको गर्मी लग रही है. मैं जून के महीने की बात कर रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज गाय हैवियर गैसेज होती हैं, वो नीचे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, वो सन के आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन को क्रॉस करवा देती है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो लॉन्ग वेव बनती है. लॉन्ग वेव कभी भी इस ट्रैप से, इस CO2 और H2 के कवर से बाहर निकल पाती, जिसके कारण नीचे क्या रहती है, गर्मी रहती है. समझ लगी कि नहीं? वही आप लोगों का क्वेश्चन है गाइस. इसका मतलब आंसर क्या है, ऑल द 3 आर करेक्ट, 1, 2 and 3 आर करेक्ट. व्हाई यू 1 and 2 ओनली? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट अफेयर गाइस. गोकुल मिशन. गोकुल मिशन क्या है गाइस, हमारी जो अपनी देसी जो गाय है, मेरे ख्याल से जानवर है, उनको जो है हमें किसी तरीके से प्रमोट करना है. आई थिंक उसी के रिलेटेड था. It is important for the upliftment of rural poor as a majority of low producing indigenous animals are very small marginal farmers and landless labor. Yes, yes. ठीक है, हमें इनको अपलिफ्ट करना है, और खासकर जितनी भी हमारी
इंडिजिनस एनिमल्स हैं वो ज्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है, इवन लैंडलेस फार्मर्स के पास है, तो इसको पढ़ लेना. इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in the scientific and holistic manner. Guys, both on this answer is correct. टाइम कितना हुआ कागे? राजा मोहन राय, आई विल नॉट गेट इनटू दिस अगेन. बाकी जो क्वेश्चन है उसका है पड़ा. संदीपन सर जो है इसके बारे में आपको बता देंगे. संदीपन सर विल टेल यू अबाउट इट. संदीपन सर बताएंगे. टाइम नहीं है गाइस इतना, मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया. कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. अगेन गाइस साइंस एंड टेक का पार्ट क्या है? फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स. हाउ मेनी ऑफ आर कंसीडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स? व्हाट आर द पावर ट्रेन व्हीकल्स? जो कोयले के थ्रू ना चल रही हो, जो कोयला, जहां हमारा जो दूसरा जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसके थ्रू ना चल रही हो, दैट आर अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स. उनमें से क्या फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है? यस. हाइड्रोजन फ्यूल आप लोग देखो, इनोवा पहली जो नितिन गडकरी साहब ने जो उनके पास है, उनको गिफ्ट की गई क्या है, वो फर्स्ट हाइड्रोजन कार है इन इंडिया. ये एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स गाइस. यस, ठीक है. हाइब्रिड व्हीकल्स में दोनों होता है, इंजन का ऑप्शन भी होता है और दूसरा बैटरी का भी होता है, और दोनों इकट्ठा चलते हैं. कुछ सेमी हाइब्रिड है और कुछ प्रॉपर हाइब्रिड है, दोनों का दोनों ऑप्शन है. तो गाइस आंसर विल बी ऑल थ्री. कोई बात नहीं, नॉट एन इशू. With reference to UAV, unmanned aerial vehicle, consider the following statement. All type of UAV can do vertical landing. पहले तो ये समझो guys, UAV कितने प्रकार के होते हैं. If I talk about UAVs, if I talk about UAVs, how many type of UAVs are there? दो प्रकार के. समझे कि नहीं? एक वो होते हैं जिसके आप देखोगे स्टिल विंग्स, जिसके पंख होते हैं, स्टिल पंख. और दूसरा यूएवी होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो रोटरी होता है. आपने देखा जिसके ऊपर फैन लगे होते हैं, जो वर्टिकल अपलिफ्ट कर लेता है. जिसके स्टिल विंग्स होते हैं वो क्या करता है, उसको पहले पाथ पे प्लेन जैसे हमारा उड़ता है. कैसे उड़ता प्लेन? रनवे पे पहले क्या करता है, वो काफी लंबा भागता है, उसके बाद वो टेक ऑफ होता है. अब इसका मतलब यूएवी दो प्रकार के, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं. ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग. नो, देयर आर दोज जिनको क्या करना पड़ता है, रनवे पे चलना पड़ता है. इसका मतलब फर्स्ट आंसर इज इनकरेक्ट. ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग. सारे जो यूएवी हैं वो ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकते हैं. All type of UAV can do automated hovering. This is, I don't think this is correct. All type of UAV can use battery only a source. No, wrong. सारे UAV बैटरी की पावर नहीं लेते. कुछ को हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखोगे निशांत, हमारी जो UAV निशांत है और एक और है दो, उसमें क्या है, प्रॉपर इंजन लगा हुआ. तो देर आर दो जो इंजन भी कैरी करते हैं, जो बैटरी के साथ नहीं चलता, इंजन भी होता है जिसमें. इसका मतलब आंसर थर्ड इज ओनली द करेक्ट. सो ओनली वन. समझ लगी कि नहीं? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. In the context of electric vehicle battery, consider the following elements: cobalt, graphite, lithium and nickel. How many of the above usually make up battery cathodes? कौन बैटरी कैथोड्स बनाते हैं, बताओ? वेरी गुड, ग्रेफाइट नहीं है. लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट. कोबाल्ट आई थिंक 3. इसको देख लेना, चेक कर लेना. निकल का तो है मेरे ख्याल से, लिथियम एंड कोबाल्ट. निकल, आई थिंक ओनली 3. इसको एक बार वो चेक कर लेंगे. आई हैव डाउट ओवर इट, बट जहां तो मुझे लग रहा है ओनली 3.
Consider the following: cigarette butts, eyeglass lenses, and car tires. How many of them contain the plastic? Cigarette butts में plastic होता है. Yes guys. क्या होता है? Cellulose. Eyeglass lenses में plastic यूज होता है. Yes. ठीक है. क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टोमर्स. एंड कार टायर्स. यस. तीनों में गाइस क्या देखने को मिलता है? ऑल थ्री क्या देखने को मिलते हैं? प्लास्टिक देखने को मिलते हैं. करंट अफेयर ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा. कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस: इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया. कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम? कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस से हम इनमें से क्या क्या चीजें बना सकते हैं? इथेनॉल बना सकते हैं. यस. नाइट्रोग्लिसरीन. नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया. कोल गैसिफिकेशन. गाइस ऑल थ्री. क्या है? तीनों. What is the common characteristic of the chemical substances generally known as Cl20, HMX and LLM105? ये क्या है? These are alternative to hydrofluorocarbon. No guys, this is wrong. First, this is totally wrong. Cl20, HMX and LLM105 क्या है? ये हम लोग काफी बार इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं. These are explosive in the military weapon. Yes. They are high energy fuel for cruise missile. No. They are fuel for rocket propulsion. No. Answer is B part. Cl20, HMX and LLM105. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. नेक्स्ट जल्दी स्पीड में. It is expected that Majorana one chip will enable quantum computing. Guys ये न्यूज में था. आपको बता दो माइक्रोसॉफ्ट है हमारा जो. जल्दी स्पीड में. जो माइक्रोसॉफ्ट है ये उसके द्वारा चिप बनाई गई थी. ये न्यूज पे काफी थी. मजोराना वन चिप किसके द्वारा बनाई गई? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. तो क्या ये क्वांटम कंप्यूटिंग बेस है? यस. फर्स्ट इज करेक्ट. Majorana one chip has been introduced by Amazon Web. No, guys, this is done by Microsoft. Deep learning is a subset of machine learning. Guys, तीन चीजें याद रख लेना. तीन चीजें याद रख लेना. क्या है? सबसे पहले है AI. क्या मैंने बोला? सबसे पहले है AI. AI का सबसेट कौन है? What is the subset of AI? That is machine learning. That is machine learning. और machine learning का सबसेट कौन है? इसके अंडर क्या आता है? machine learning के अंडर. That is deep learning. याद रहेगा? Say yes or no. AI, machine learning and deep learning. Machine learning is a subset of AI. Deep learning is a subset of machine learning. Deep learning is a subset of machine learning. So answer is this is correct. So first and third is correct. Second is incorrect. Guys, किसने पढ़ा है साइंस एंड टेक? अब आया वायरस वाली सिचुएशन. क्या है इसमें वायरस वाली सिचुएशन में? अगर हम बात करें गाइस, कह रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. गाइस याद रखना, अगर हमारे ह्यूमन बॉडी अपने आप हमारी बॉडी के अंदर क्या जाते हैं? एंटीजेंस. एंटीजन जाते हैं वायरस का. एंटीजन अगर बॉडी के अंदर गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या लाती है? क्या बनाती है? एंटीबॉडीज. सबको पता है गाइस? बोलो हाँ या ना. सपोज हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, तो हम जो आर्टिफिशियली जो बाहर से बनाते हैं, एक तो नेचुरली जो बनती है वो एंटीबॉडीज है. बाहर से आर्टिफिशियली बनाए तो दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. से यस और नो? अब आगे पढ़ो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दे आर मैन मेड प्रोटीन्स. अरे क्या ये मैन मेड है? यस. They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens. ये इम्यूनिटी जो है डेवलप करते हैं कब? जब वो जो एंटीजन किसी बंदे की बॉडी में गए हैं उनके साथ चिपक जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं? वहीं पर रोक देते हैं. They are used in treating the viral infection like that of Nipah virus. Guys, all three statements are correct. All three statements are correct. ये क्वेश्चन आया है. अभिषेक क्या आंसर होगा इसका? क्या वायरस ओशन में होता है? Can virus can survive in the ocean waters? Yes. No virus can infect bacteria. अरे किसने बोला? बैक्टीरियोफेज क्या होता है फिर? ये भी ये सॉरी गलत है. करता है. बैक्टीरियोफेज आपने पढ़ा होगा. नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया. ऑफ कोर्स गाइस करता है. तो ये गलत है. नो वायरस. ओह
उल्टा उल्टा कर दिया हमने गाइस, लिखा है नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर्स, नो सारे करते हैं, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो गलत है ये, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन, गाइस किस किस को याद है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है अभिषेक, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब वो क्या बनता है प्रोटीन बनता है, किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, ट्रांसलेशन, से यस और नो, इसका मतलब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, तो इसका मतलब नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर, अरे वायरस डीएनए के बाद अपना आरएनए बनाता है, तो करता कि नहीं करता, तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो ऑल दैट थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो आंसर विल बी नन। अभी समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई बात नहीं। The activated carbon is good and activity tool to remove the pollutant from the effluent streams and to remediate contaminants from the various industries. Good for an active attractive tool to remove the pollutants. Yes, yes. Activated carbon हो तो वो बाहर जो भी गंदगी उसको attract करता है. तो first statement is correct. Activated carbon exhibit a large surface area and a strong potential for absorbing the heavy metals. Maybe yes. Activated carbon can be easily synthesized from the environmental waste with a high carbon content. Carbon can be easily synthesized from the environmental waste. Synthesized from the environmental waste with a high carbon content. Guys, I have to think about this question. First is the very correct. I think all are correct. For me, I think all are correct, but I have to see second and third very properly. तो इसका आई एम नॉट कंफर्म क्योंकि मैंने जिस पेपर देखा है तो मैं इसका कुछ अभी बोल नहीं सकता. आगे नेक्स्ट है जल्दी. Can the studies indicate that the carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emission? क्या बात सच है? जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है उसमें सीमेंट इंडस्ट्री 5% अपना योगदान दे रही है ग्लोबली. नो गाइस, इस 9 और 10, 8, 9, 10 के अप्रोक्सीमेटली है. अच्छा मोर देन लिख रहा है, मोर देन लिख रहा है 5 से ज्यादा, तो ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट. सिलिका bearing clay is mixed with limestone while manufacturing the cement. Correct. Limestone is converted into lime during the clinker production for cement manufacturing. This I have to see. So first and second is correct, जहां तक मुझे लगता है. ठीक है, इसका देखा, इसका क्या आंसर होगा. ठीक है, तो इसका गाइस ये देख लेना. Limestone is converted into lime during the clinker production for the cement manufacturing. Again, I have to see this answer. ठीक है, again मैं इसको पॉज रखूंगा. For me, answer will be first and second. Third might not be the answer. तो ये देखना पड़ेगा. The 20th COP 28 जो है, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. Guys, very true. क्यों? अगर हम इसको साइन करेंगे तो हमें इनके मुताबिक देखना पड़ेगा. अगर हम ये ट्रीटी साइन करेंगे हमारे क्लाइमेट की वजह से एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा और हेल्थ की वजह से डिजीज के काफी ज्यादा इशू हिंदुस्तान में देखने को मिल सकता है. हिंदुस्तान ने इसको मना कर दिया करने, तो ये तो मैं न्यूज़पेपर का तुम्हें बता दिया. The COP28 Declaration on Climate and Health is binding declaration. COP20 Declaration Climate and Health. Guys, how can be binding? कह रहा है जो COP20 डिक्लेरेशन जो हुई है वो क्लाइमेट हेल्थ की वो बाइंडिंग है. नो गाइस, इट्स नॉट बाइंडिंग. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. It became mandatory to decarbonize health sector. No, if India health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. Yes, answer will be only state one of the statement 2 and third is correct and explain the statement 1. हाँ, ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट वी कॉल दैट थर्ड पार्ट, सी पार्ट. नेक्स्ट देख लो. साइंटिफिक study suggests that the shifting is taking place in earth rotation axis. Scientific studies suggest that the shifting is taking place in the earth rotation and axis.
solar flares and acid coronal mass ejection bombarded the Earth's outermost atmosphere with a tremendous amount of energy. As the Earth polar ice melts, the water tends to move towards the equator. गाइस सुनो ध्यान से, बोला जा रहा है ये जो अर्थ है हमारी, अगर मैं इसको इसमें नहीं है, जल्दी स्पीड में से खत्म करते हैं। सामने देखो गाइस, ये हमारी जो अर्थ है, आपको पता है कितनी टिल्टेड है? ठीक है, बोल रहे इस टिल्ट में फर्क आ रहा है। इसका फर्क होने का कारण क्या है? टिल्ट में जो आप लोग देखोगे, टिल्ट जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज पहला पॉइंट, जो पोल्स की जो बर्फ है, जो पोल्स की जो बर्फ है वो पिघल रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। पोल की जो बर्फ है, समझ लगी नहीं? और ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। मेल्ट होने से पानी, सबसे बड़ा सर्कमफ्रेंस कहां पर है? यहां पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर है? यहां पर। तो सारा पानी इकट्ठा होकर कहां पर आ रहा है? किस्म का इक्वेटर वर्ड। तो इक्वेटर वर्ड आने से क्या शिफ्ट हो रहा है? तो देयर आर एक्सपेक्टेशन ये हो रहा है। ये समझ लगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और दूसरा उसने बोला सोलर फ्लेयर, सन जो होता है हमारा, उससे क्या निकलते हैं? सोलर फ्लेयर्स। अभी हमने देखा था कि अभी तक मैंने बताया था जो अरोरा बनता है दैट इज मोस्टली कहां पर बनता है? दैट इज इन बोथ पोल्स, अंटार्कटिका एंड आर्टिक ओशंस। वहां पर अगर देखोगे तो आप लोगों को अरोरा जैसे फिनोमिना देखने को मिलता है, जो ग्रीन लाइट्स आपको दिखती है। लेकिन कैसे लद्दाख तक ये फिनोमिना देखने को मिला है? व्हाट इज द रीजन? इसका मतलब सोलर फ्लेयर्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है? तो उसको समझते हैं। तो उसी के आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन उसी से, इंटरनेट जो न्यूज चल रही थी हिंदू पे जो आ रहा था आर्टिकल, तो उसी के थ्रू इन्होंने इसको किया है। तो सामने देखो क्या बोल रहा है। कहता था साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट ए शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। शिफ्ट हो रहा है, जो 23.5 है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बम्बार्ड, जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है वो बम्बार्ड जो होती है किसके ऊपर? पृथ्वी की तरफ। द अर्थ आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रिमेंडस अमाउंट, वो अर्थ की आउटर जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ की इनर एटमॉस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। इंपैक्ट करने से क्या हो रहा है? देयर आर समथिंग इज हैपनिंग। थर्ड, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स, आगे पोलर आइस जैसे मेल्ट कर रही है, द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्या बात सच है गाइस? ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। समझ लगी कि नहीं? अब ऑप्शन ढूंढ लेना कौन कौन से हैं। एंड ये याद रख लेना, both the statement are correct and both of them explain the statement one. Now both the statement are correct and but only one of them explain the statement one. सेकंड और थर्ड में से थर्ड जो है वो वन को एक्सप्लेन करती है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, नो डाउट। पेरिस एग्रीमेंट गाइस क्लाइमेट चेंज पे क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 1 6 2 क्लॉज 2, हमने ये कितने इसके बारे में गाइस थोड़ा आइडिया भी लिया था। आई थिंक 6A और 6B समथिंग करके। अगर आप लोगों ने जो देखा है तुम्हारे नोट्स के थ्रू देख लेना, यू विल गेट द आंसर क्या है। ठीक है, जो हमने मॉड्यूल आप लोगों को शेयर किया था। आर्टिकल 6 इसके बारे में बात करता है। यस, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट गाइस। यस, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स गाइस। यस, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देख लेना अब आंसर क्या है इसका। Which of the following launched the natural solution financial hub for Asia and the Pacific? अब एशिया एंड पैसिफिक बोल रहा है तो कौन सा बैंक होगा? एडीबी, एशियन न्यू डेवलपमेंट बैंक, द एंड अदर्स। तो आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज द फर्स्ट वन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें है with reference to direct air capture and emerging technology which of the following statement is correct? अब बात आ रही है कि what is the direct air capture? अगर मैं एक बैलून में हवा को भर लूं, आगे ऑप्शन देखो, इट कैन बी यूज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यस, व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? कार्बन को किसी तरीके से हवा से कम करना। क्या उस बैलून के थ्रू मैं कर सकता हूँ? यस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट आंसर इज, जल्दी, करेक्ट और नॉट? यस, करेक्ट। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर द प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन द फूड प्रोसेसिंग। हम इसी पर्टिकुलर कार्बन को हम कहीं फूड प्रोसेसिंग या प्लास्टिक प्रोडक्शन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड आल्सो करेक्ट।
In aviation, it can be a source of carbon for combining with the hydrogen to create a synthetic low carbon fuel. Guys, yes. हम इसी कार्बन को पर्टिकुलरली जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या जिस भी मेथड के थ्रू हम कार्बन को निकालते हैं, हम इसी को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हम एविएशन फ्यूल तक क्रिएट कर सकते हैं. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, रिगार्डिंग पीकॉक तरंतुला, यू नो, आप लोगों को गाइस एक पता होगा, ये एक स्पाइडर है. ये एक न्यूज़ पे चल रहा था, काफी न्यूज़ पे रहा है. अगर इसको मैं थोड़ा इसको स्प्लिट करके बताऊं, अगर इसको स्प्लिट करके बताएं तो पीकॉक तारंतुला, वाई पीकॉक, इसका जो कलर है अगर आप स्पाइडर का देखोगे तो आपको जो पीकॉक की जो शाइनिंग आती है ग्रीनिश ब्लूइश के जो आता है, वही इसमें देखने को, आप इसको नेट पे देख लेना. कह रहा है इट इज omnivorous crustacean. No guys, it's not. It is natural habitat in India is only limited to some forest area somewhere in South India. वहां पर कुछ फॉरेस्ट एरिया में अगर आप देखोगे तो वहां पर ये थोड़ा पाया जाता है. तो उसके बारे में तो guys it's very limited to some forest areas, and in its natural habitat it is an arboreal species. guys, arboreal जो पेड़ों पे रहते हैं, तो क्या ये arboreal species है guys? True. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. तो आंसर इज 2 and 3 डी पार्ट. नेक्स्ट अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा. अगर हम पर बंदे के हिसाब से देखें, पर बंदे के हिसाब से हिंदुस्तान में जितनी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है और जितना कार्बन हमारा निकल रहा है, जितना कार्बन हमारा, हम लोग कार्बन जितना हम क्या कर रहे हैं बताओ, रिलीज कर रहे हैं, पर अगर मैं पॉपुलेशन वाइज इसको देखूं तो हाउ मच इज इट? लेस देन 0.5 टन? नो गाइस, दिस इज रॉन्ग. हमारा हिंदुस्तान में 0.8 टन से ज्यादा का है पर कैपिटा अगर बात करें तो. फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. In terms of CO2 emission from fuel combustion, India ranks second in the Asia Pacific. Guys, Asia Pacific की बात करें तो हिंदुस्तान is after China. First number is first is China, second is India. So of course second statement is correct. Electricity and heat producers are the largest source of carbon dioxide emission in India. Of course guys, हिंदुस्तान में 70% आज भी जो बिजली का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, that is mostly because of burning the coal. तो आप देखोगे तो थर्ड स्टेशन स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन. जहां पर भी सेकंड थर्ड दिख रहा है तो आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लांट एंड डिस्क्रिप्शन दी है. क्या कसावा एक वुड श्रब है? गाइस करेक्ट. कसावा इज अफ्रीका में हम लोगों ने पढ़ा था. नेक्स्ट इज जिंजर, अदरक. ये हर विद सीडोस्टेम है. यस. मालाबार स्पिनच, क्या ये एक हर्बेशियस क्लाइंबर है? यस ट्रू. ये नेट पे भी, इंटरनेट पे क्या न्यूज में काफी था. मिंट जो है क्या ये एक एनुअल श्रब है? गाइस मिंट इज अ हर्ब नॉट ए श्रब. तो फोर्थ इज इनकरेक्ट. पपाया क्या वुड श्रब है? नो. पपाया इज अगेन कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ, आई थिंक, हर्ब. ठीक है, हर्बेशियस समथिंग जो भी टर्म इसके लिए यूज होती है. तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट. तो इस फॉर्म में अगर हम लोग चार ऑप्शन देखें, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आएगा ऑल फोर. एक जो है मुझे लगता है एज पर मी डी इज नॉट आंसर, ओनली फोर इज आंसर. तो आप किसको टिक कर सकते हैं? ओनली फोर. नेक्स्ट अगर आप देखोगे, विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन द प्रोड्यूस बाय द ओशंस. गाइस नो. ओशंस प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन कंपेयर टू द रेन फॉरेस्ट. इवन लंग्स बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ जो है किसको कंसीडर किया जाता है? फॉरेस्ट को. लेकिन अगर आप देखोगे फिर भी ओशन सबसे ज्यादा क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत है. मेरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन. तो आप बोल सकते हो यस. वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड ऑफ हायर ऑक्सीजन देन द एटमॉस्फेयर. गाइस ऑक्सीजन एवरी सेम 21% का जो हम लोग को लेके चलते हैं, दैट कैन नॉट बी मोर. तो ये कैसे हो सकता है कि जो सरफेस वाटर पे जो ऑक्सीजन वो ज्यादा होती है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक? नो. तो थर्ड इज रॉन्ग. तो आंसर इज सेकंड ओनली. एंड लास्ट गाइस, अगर कुछ बच्चे इस कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि सर हाउ कट ऑफ के क्या चांसेस हो सकते हैं? गाइस पेपर इज नॉट टफ बट वेरी ट्रिकी. एंड सेकंड चीज, इस पेपर में क्या देखने को मिल रही है? लेंथी. स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3
इसको पिक करना इजंट इज इट टास्क। आप मे भी आंसर सही दे रहे हैं, बट कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, तो इस चीज के बारे में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा बच्चों को। तो ये पहली बार यूपीएससी में नया ट्रेंड देखने को मिला, स्टेटमेंट थर्ड। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग, मुझे लगता है इस वजह से पेपर एक लेंथी बना है, जिसमें से कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस है। अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊं 2024 की, इट वाज 87.98। और उससे पहले जो कट ऑफ थी, अगर मैं उसके बारे में थोड़ा एक आइडिया दूं, उससे पहले जो यूपीएससी 2023 में कट ऑफ थी दैट वाज 75। तो फॉर मी आई थिंक जो कट ऑफ रहेगा वो 75 से 87 के बीच में रहेगा। मींस अराउंड जिन बच्चों के 85 के अराउंड भी अगर नंबर बन रहे हैं 80 to 85, तो देयर आर आल्सो चांसेस कि वो इस बार का मेंस लिखेंगे। एंड आई विश आप लोगों को थोड़ा लेक्चर समझ आया होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।